आज के टाइम पर पूरी आरएसएस, पूरी बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी से नफरत करने वालों का एक बड़ा जखीरा तैयार हुआ पड़ा है। नरेंद्र मोदी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी सबके लिए एक तरह से जल्लाद की तरह है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में और संसद की कार्रवाई में यदि आपको जाने का कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, जब नरेंद्र मोदी गैलरी में चलता है तो किसी भी सांसद, किसी भी कर्मचारी और वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को खिलखिलाकर हंसने का अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, गर्दन ऊपर उठाकर खड़ा होना अलाउड नहीं है। दोनों हाथ जोड़कर हाथ नीचे करने पड़ेंगे और चुप होना पड़ेगा, जैसे कोई राजा आ रहा है और आप महाराजा की तरह से। इनकी सारी सच्चाई को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रगड़ दिया जाएगा, यह तय है। चाहे आईपीएस संजीव भट्ट की बात कर ली जाए, चाहे संजीव शर्मा जो निलंबित कर दिए गए थे उनकी बात की जाए, जो भी इसका काम करते हैं। उसके बाद की बात देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी आज कहां पर हैं, उनको कोई नहीं जानता है। मुरली मनोहर जोशी कोई नहीं जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी, कितनी दुर्गति की उस आदमी की, पता भी नहीं लगने दिया कब मरा है। 3 दिन मरने के 3 दिन के बाद दुनिया को बताया, सड़ती रही उनकी लाश वहां पर। मौके का, नजाकत का फायदा उठाया जाए और उनकी अस्थियों को किस तरह से पूरे देश के अंदर बेइज्जत किया गया, राजनीतिकरण किया गया, यह आपने देखा। राफेल में इनका राजदार जितने भी व्यक्ति थे, मनोहर पारेकर, उनको भी मार दिया गया। सुषमा स्वराज, उनको भी निपटा दिया गया। एक और थे अरुण जेटली, उनको भी इसी तरह से मार दिया गया। और कमाल की बात यह है, आप सर्च कीजिएगा कि अस्पताल में दाखिल होने के कितने दिनों के बाद वो मरते हैं। उसी तरह से राजनाथ सिंह अकेले बचे हैं, राफेल का राजदार, वो सरेंडर कर चुके हैं। इतना बड़ा जननेता होने के बावजूद यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से सरेंडर कर चुका है, उसकी भाषा शैली आप देखिए। अब जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, तब जाकर के वो अभी तक बचे हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरह, उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरह राजनाथ सिंह का भी यही हाल होना है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें जो पढ़ाया जाता है, वो चुपचाप सामने वाले आदमी की बात को मानना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं सिखाया जाता है। हमें संविधान नहीं पढ़ाया जाता, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं सिखाया जाता, हमको बोलना नहीं सिखाया जाता, सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता, हमको सिस्टम के सामने खड़ा होना भी नहीं सिखाया जाता। और आज कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार कर देता है, वो हो रहा है। इसी नासमझी का और इसी कम जानकारी होने का फायदा ये लोग उठाते हैं, और यही इन्होंने उठाया है। खास तौर पे जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको तो सब पता है कि किसकी वोट, उनका तो अंदर तक पेनिट्रेशन है, उनका तो पूरा वो है, प्रॉपर पता है उनको। हाँ, ठीक है। तो आरएसएस के जो आदमी हैं, उनको सारा कुछ पता है कि कौन व्यक्ति किसको वोट करता है। तो बीएलओ के साथ लग के या ऊपर से आदेश जारी करके वो अधिकारी को बोल करके वो किसी की भी वोट कटवा सकते हैं और नई 10-10, 5-5 वोट बनवा सकते हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं का काम यह है घर बार छोड़ करके कि जिस भी राज्य में सरकार बनानी होती है, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वो करते हैं। नरेंद्र मोदी की विधानसभा, लोकसभा वाराणसी में भी फर्जी वोटर्स पाए गए थे, ये सबको मालूम है। मतलब और अब की बार तो उनकी जीत ही 1.5 लाख के मार्जिन से है। इस पे भी आरोप लगा रहा है विपक्ष की, इस बार वो बिल्कुल फ्रॉड से जीते हैं। 100% गारंटी की बात है। वो सरकार अलग हो सकती है, जनता के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क हो सकता है, मेरे लिए कोई फर्क नजर नहीं आता है। राहुल गांधी आज के टाइम पर जनता की बात कर रहा है, वो आदिवासियों की बात कर रहा है, वो गरीबों की बात कर रहा है। लेकिन राहुल गांधी कभी वैक्सीनेशन पे नहीं बोलेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब उसने अपना फोटो क्यों हटाया है और वैक्सीन से मरने वाले लोगों का पूरा डाटा निकलना चाहिए, उस पर तो नहीं बोलेगा वो। और दूसरी चीजें, जो कर्जा लेकर के बैंकों ने जो फ्रॉड कराया लोगों के साथ में और जो उनके घर नीलाम हो रहे हैं और जो जमीनें नीलाम कर, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलेगा। पुलिस वाले को डंडा मारने का, पटवारी को आपका रजिस्ट्री करने का, तहसीलदार को रजिस्ट्री करने का या कोई भी आदेश है, वो कहां से मिलता है? ऊपर के अधिकारियों से। ऊपर के अधिकारियों को कहां से मिलता है? चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी को कौन देता है? मंत्रिमंडल, यानी कि आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद या विधायिका, वो देती है। संसद या विधायिका को वहां पे कौन भेजता है? जनता, देश की जनता। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो तहसीलदार के पास पावर है और जो उनके पास पावर है, वो जनता की पावर है। जनता को इस बात का पता नहीं है, और जनता इसीलिए क्या होती है, बेचारी सड़कों पर उतरती है। उसे पता नहीं है बिना सड़कों पे उतरे आप इनका गला दबा सकते हो और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको, इस तरह से जबरदस्ती कर सको। गरीब आदमी को तोड़ के रखेंगे कि तुमको बिना करे पैसा मिल जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े कमाल की बात करते थे। खेती करेगा वो आदमी जिसका पेट भरा होगा, मजदूरी करेगा वो आदमी जिसका पेट खाली होगा। ठीक है। अगर ये दोनों उलट जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसान भूखा मर जाएगा, वो खेती नहीं कर पाएगा, और मजदूर को अगर बिना काम किए पैसा मिल गया तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो इन्होंने दोनों उल्टा कर दिया, खेती को घाटे का सौदा बना दिया और मजदूर को घर बैठे पैसा देना चालू कर दिया। आपको बता रहा हूं, भारत को खत्म करना है, भारत को आज कंगाल करना है, डॉलर को गिरा दो।
डॉलर के ऊपर है ना आपकी अर्थव्यवस्था। सोने के ऊपर होती तो भारत चुका तो डॉलर पे है। ऊपर से सिर्फ 4-5 लोगों के पास ही सारी ताकत है। उन 4-5 उद्योगपतियों को गिरा दो शेयर मार्केट से, भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। सिविल अनरेस्ट और बर्बादी अपने आप खड़ी है। तो अमेरिका के डॉलर की ताकत को खत्म करना पॉप के आदेश के अंतर्गत जूस और यहूदियों के कहने से सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंट्रोल कर रही है। दोस्तों नमस्कार। और आज देश में जो हालात चल रहे हैं, चाहे वो वोट चोरी का मुद्दा है, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट में जो बहस चल रही है एनिमल्स को लेके, वोटिंग को लेके, बिहार में जो SIR का बहुत बड़ा मुद्दा आज देश में उठा हुआ है और देश किस तरफ जाने वाला है, कैसे हालात देश में पैदा होने वाले हैं, इस पर आज हम एक बिल्कुल सटीक और गहनता से जो है विचार करेंगे। और आज हमारे साथ जो शख्स हैं वो किसी पहचान के मोहताज नहीं है, डॉक्टर देवेंद्र बलहारा जी। डॉक्टर साहब, मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। धन्यवाद और आपने हमें समय दिया है, मैं आभारी हूं आपका। जैसा कि हम देख रहे हैं आजकल कि आप काफी सालों से इस फील्ड में काम कर रहे हो, काफी रिसर्च आपने की है, अलग अलग स्टेट में गए हो, देखे हैं वहाँ के हालात, लोगों को समझा है, हालातों को जाना है, चाहे वो राजनीतिक है, भौगोलिक है, चाहे वो आर्थिक फाइनेंशियल हालात है। जी। आज तक आपने जो कुछ बोला था, काफी लोगों को ये लगता था कि भाई जो बलहारा जी हैं वो जो कह रहे हैं वो मतलब बेसिर पैर की बातें हैं। हाँ। और उनको समझ नहीं आती थी, उनको नहीं लगता था कि हमारे देश के बड़े नेता, बड़े चेहरे ऐसा कुछ कर सकते हैं। हाँ। और देश में ऐसे हालात हो सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन आज क्या है कि अभी जो हालात हैं वो ये है कि हमारा चुनाव आयोग, सरकार और चाहे कोई भी संस्था हो जो जनता के लिए काम करती थी, अब तक वो लोग जो है छुप छुप के जनता से, चाहे वो भ्रष्टाचार है, अलग अलग मुद्दों पे वो जनता के विरुद्ध काम करते हैं। पर आज चुनाव आयोग और सरकार बिल्कुल खुल के मैदान में है जनता के सामने। बिल्कुल। हालांकि वो कुछ बोलते नहीं है, बट जिस तरह की बातें उनके नेता लोग करते हैं वो दर्शाती हैं उनकी अज्ञानता को, और ये भी दर्शाती हैं कि वो किस हद तक जनता के खिलाफ जा सकते हैं। बिल्कुल। अभी इस मामले में सबसे मेन जो मुद्दा है वो हम शुरू करते हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, क्योंकि जब भी कोई ऐसी बात होती है तो यही समझा जाता है कि ये दोनों ही कंट्रोल कर रहे हैं सारा कुछ। ये इन दोनों की शुरुआत कहाँ से होती है? खासकर अगर हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी की, तो आज तक कोई भी इलेक्शन नहीं हारे हैं। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई इंसान जो है अपने जीवन में एक भी इलेक्शन ना हारे और इस पद तक पहुंच जाए, और यहाँ पर पहुंचने के बाद उस पर इतनी गंभीर आरोप लगे? गुजरात की इनकी जो पृष्ठभूमि है उसके बारे में थोड़ा सा अगर आप बता पाए। देखिए, इसमें अमित भाई क्या है कि सबसे पहली बात तो मैं इसमें थोड़ा सा करेक्ट करूंगा जी। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री की बात हम नहीं करेंगे क्योंकि वो एक पद है, संवैधानिक पद है। हम उस पद के बारे में कुछ नहीं बोल सकते। हम बोलेंगे अमित शाह और नरेंद्र मोदी के बारे में। वो व्यक्ति है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। व्यक्ति के विषय में हम अपने विचार रख सकते हैं। बिल्कुल। ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति चुनाव ना हारे और एक भी ना हारे, ये हो सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी चुनाव ना हारे ये नहीं हो सकता। वो हार सकता है और उसे हारना ही चाहिए, क्योंकि वो व्यक्ति जनता का व्यक्ति तो नहीं है। इतना तो स्पष्ट सबको आज तक हो गया है। ना वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसने की, कोई 11 साल आज चुनाव मतलब उसको प्रधानमंत्री बने हुए हो गए, उसकी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं हुई आज तक। नहीं। जनता के किसी सवाल को उन्होंने एड्रेस नहीं किया। वन वे कम्युनिकेट करता है बंदा, और वो आदमी मतलब किसी का तो चहेता होगा। वो खुद अमित शाह का भी चहेता नहीं है, खुद अमित शाह का भी। आज के टाइम पर पूरी RSS, पूरी बीजेपी के अंदर नरेंद्र मोदी से नफरत करने वालों का एक बड़ा जखीरा तैयार हुआ पड़ा है। नरेंद्र मोदी को कोई भी व्यक्ति पसंद नहीं करता है। आज के टाइम पर नरेंद्र मोदी सबके लिए एक तरह से जल्लाद की तरह है। मतलब मैं आपको सही बता रहा हूं, अगर प्रधानमंत्री कार्यालय में और संसद की कार्रवाई में यदि आपको जाने का कभी मौका मिले तो आप देखिएगा, क्योंकि मेरे कुछ नॉन जानकार मित्र उस जगह पर बैठते हैं और वो जब वहां की बात को बताते हैं तो मैं आपको बताता हूं वहां का सीन क्या है। जब नरेंद्र मोदी गैलरी में चलता है तो किसी भी सांसद, किसी भी कर्मचारी और वहां मौजूद किसी भी व्यक्ति को खिलखिलाकर हंसने का अलाउड नहीं है, बोलना अलाउड नहीं है, गर्दन ऊपर उठाकर खड़ा होना अलाउड नहीं है।
दोनों हाथ जोड़कर हाथ नीचे करने पड़ेंगे और चुप होना पड़ेगा, जैसे कोई मतलब राजा आ रहा है और आप महाराजा की तरह से, और आवाज नहीं आएगी। ये प्रोटोकॉल इनडायरेक्टली बनाया हुआ है, अनऑफिशियल, मतलब दबदबा बनाया है, संसद बनाने की कोशिश की है। दबदबा ऐसे नहीं बनता है। दबदबा हमेशा प्रेम से बनता है या आपके काम से बनता है। ठीक है। ना इस आदमी को प्रेम का पता है, ना इस आदमी को काम करना आता है। मुझे इतना स्पष्ट है कि अगर गुजरात के कार्यकाल से लेके आज तक यदि इस आदमी को गौर से देखा जाए तो आपको पता चलेगा कि जो भी इसका राजदार है, जिसने भी इसके साथ काम किया है, या जो भी इसके रास्ते का रोड़ा है, उसे हटाना इसे अच्छे से आता है। गृह मंत्री हरेन पांड्या से बातचीत की शुरुआत होती है, जिनको हटा करके जिनकी मृत्यु के बाद इनको मुख्यमंत्री बनाया गया। गुजरात में बड़ा मतलब प्रचलित है कि इन्होंने ही उनको निपटाया था। कितनी सच है इसकी जांच कभी नहीं होगी, ये आप सबको पता है। इनकी सारी सच्चाई को जानने वाले प्रत्येक व्यक्ति को रगड़ दिया जाएगा, ये तय है। चाहे आईपीएस संजीव भट्ट की बात कर ली जाए, चाहे संजीव शर्मा जो निलंबित कर दिए गए थे उनकी बात की जाए, जो भी इसका काम करते हैं। उसके बाद की बात देख लीजिए, लाल कृष्ण आडवाणी आज कहां पर हैं, उनको कोई नहीं जानता है। मुरली मनोहर जोशी कोई नहीं जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी, कितनी दुर्गति की उस आदमी की, पता भी नहीं लगने दिया कब मरा है। 3 दिन मरने के 3 दिन के बाद दुनिया को बताया, सड़ती रही उनकी लाश वहां पर। मौके का, नजाकत का फायदा उठाया जाए और उनकी अस्थियों को किस तरह से पूरे देश के अंदर बेइज्जत किया गया, राजनीतिकरण किया गया, यह आपने देखा। राफेल में इनका राजदार जितने भी व्यक्ति थे, मनोहर पारेकर, उनको भी मार दिया गया। सुषमा स्वराज, उनको भी निपटा दिया गया। एक और थे अरुण जेटली, उनको भी इसी तरह से मार दिया गया। और कमाल की बात यह है, आप सर्च कीजिएगा कि अस्पताल में दाखिल होने के कितने दिनों के बाद वो मरते हैं। उसी तरह से राजनाथ सिंह अकेले बचे हैं, राफेल का राजदार, वो सरेंडर कर चुके हैं। इतना बड़ा जननेता होने के बावजूद यूपी जैसे प्रदेश का मुख्यमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री किस तरह से सरेंडर कर चुका है, उसकी भाषा शैली आप देखिए। अब जनता के लिए उनके पास कुछ नहीं बचा है, तब जाकर के वो अभी तक बचे हुए हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि पिछले गवर्नर सत्यपाल मलिक की तरह, उपराष्ट्रपति धनखड़ की तरह, राजनाथ सिंह का भी यही हाल होना है। जो भी आदमी इसके साथ रहा है, उनके साथ इन्होंने यही किया है। अभी जो रिसेंटली जो केस सामने आया है जी, सत्यपाल मलिक जी का, हाँ, सत्यपाल मलिक तो वो शख्स थे जिनका इन्होंने जम्मू में साथ दिया था ना, इस्तेमाल किया था, साथ नहीं दिया था। 5 साल का गवर्नर का समय होता है और सत्यपाल मलिक की जिंदगी में उन्होंने किसी भी राज्य में 5 साल पूरे नहीं किए। कहीं 6 महीने, कहीं 1.5 साल, कहीं 9 महीने, ये इस तरह से वो 4-5 राज्यों के राज्यपाल रहे। कहीं पर भी उनका कार्यकाल पूरा नहीं हुआ। इसका मतलब उनको किसी खास एजेंडे के तहत, किसी खास काम को करने के लिए, कोई खास फाइल पास करने के लिए उनको लगाया जाता था। और क्योंकि वो उनके राजदार थे और अंतिम दिनों में शायद उनका जमीर जाग गया होगा, वरना जिस वक्त वो कर रहे हैं उस वक्त बोलना इंपॉर्टेंट होता है। जिस टाइम आप पद पर होते हैं, पद से हटने के बाद तो बहुत सारे आईपीएस को समाज सेवा याद आती है, बहुत से लोगों को रिटायरमेंट के बाद याद आता है समाज, जब उनके बच्चे उनके पास नहीं रहते, पूछता कोई भी नहीं जब समाज में, तब जाकर उनको समाज सेवा का ख्याल आता है। वो नहीं चलेगा। देखिए, सत्यपाल मलिक जी इस दुनिया को छोड़कर जा चुके हैं, उनका शरीर, वो उनकी आत्मा अगर सुन रही होगी तो मेरा ये कहना है कि आदमी के मरने के बाद सिर्फ प्रशंसा की जाएगी तो आदमी गलत और अच्छे, सही और गलत में निर्णय नहीं ले पाएगा। तो मैं जो मानता हूं, यदि उनको बताना ही था तो जिस वक्त वो पद पर थे तब बताना था। पद से हटाने के बाद क्या? हाँ, उनकी ईमानदारी पर कोई शक नहीं किया जा सकता कि उन्होंने पैसा नहीं खाया, लेकिन 5 साल तक 5 राज्यों के अगर राज्यपाल की पोजीशन पर आप बैठे हो तो आपने क्या क्या किया है आपको पूरा बताना चाहिए था, और कुछ नहीं तो चलो पब्लिक के सामने नहीं बताते, एक वीडियो बना देते और कह देते कि मेरे मरने के बाद इसको जारी कर देना कि मेरे से ऐसा ऐसा सत्यानाश करवाया है।
जो आज आईपीएस अधिकारी इनके कहने पर गलत काम कर रहे हैं, उनको आज वीडियो बना देनी चाहिए कि भाई मेरे मरने के बाद ही रिलीज कर देना अगर मेरी मृत्यु इस तरह से होती है। जो बिरानमाटी जो उनके साथ किया सत्यपाल मलिक के साथ, अब ओम प्रकाश धनखड़ है, उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा ले लिया गया, उनका भी नहीं पता चल रहा है कहाँ है। अब वो कहीं नहीं है सीन में। मान लो आपके पास खबर आए कि एक दिन वो बीमारी की उनकी खबर आए कि वो बीमार हैं, अस्पताल में है और आईसीयू में भर्ती हैं। ऐसी दवाइयां आती हैं कि आज आप इंजेक्शन लगाओ तो 1 हफ्ते के बाद आपको पैरालिसिस हो जाए। ऐसा आता है कि आप बीमार हो जाओ, आपके लीवर किडनी सारे ऑर्गन फेलियर हो जाए और आईसीयू में आपसे मिलने ना दिया जाए, सीआरपीएफ की टुकड़ी और पूरी की पूरी सिक्योरिटी कर दी जाए। दिया नहीं जाता जी, अभी सत्यपाल मलिक जी से भी नहीं मिलने दिया गया ना। तो इस तरह से अगर ओम प्रकाश धनखड़ से भी ना मिलने दिया जाए और 1 हफ्ते तक उनके बीमार होने की खबर लगातार टीवी पर आती रहे और फिर एक दिन खबर आए कि वो उन्होंने अपनी अंतिम सांस इतने बजकर इतने मिनट पर ली, तब आप क्या करेंगे? ये अदरवाइज जब वो उपराष्ट्रपति के पद से इस्तीफा दे चुके हैं तो पब्लिक के सामने आकर के बात कुछ तो करनी चाहिए, लेकिन वो मीडिया में बयान देंगे। बिहार का चुनाव है, कोई बवाल ना हो जाए, तो इस चक्कर में उन्होंने पूरा का पूरा उनको हाईजैक कर लिया, नजरबंद करके रखा हुआ है। एक मेन बात आती है जी यहाँ पे, गुजरात में जो हुआ गोधरा कांड हुआ, गोधरा कांड से भी पहले एक फाइल खुलती है, मानसी सोनी नाम की एक लड़की थी जिसकी जासूसी के बारे में ये कपिल मिश्रा ने भी दिल्ली की विधानसभा में बोला था जी, जो आजकल इनका मंत्री है। जो हमारे दर्शक हैं वो भी देख सकते हैं, सभी यूट्यूब पे भी उनकी वीडियोस हैं कि जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो ये मानसी सोनी है जो उस पर लट्टू थे, उनके पास मैसेजेस करते थे, उनका पीछा किया गया अमित शाह के द्वारा, और आज वो लड़की अमेरिका में छुपी हुई है, देश छोड़कर चली गई है। इसके बाद जो है गोधरा हत्याकांड होता है, उस पे किताब लिखी है बकायदा, जो पत्रकार थे, वो जो खोजी पत्रकार थे, उन्होंने अयूब राणा ने लिखी थी, और वो किताब जो है उसमें सारे तथ्य उसने दिए हैं। बिल्कुल। इतना कुछ होने के बावजूद ये जो देश है, इस देश की जो जनता है, इतना डिजिटलाइजेशन हो गया है, ये चीजें कैसे दबी रहेगी? कैसे ये चीज देश देख नहीं पाया? इतने ताकतवर ये लोग कैसे बन गए कि आज पूरे देश को धमकी देने लगे हैं? देखो अमित भाई, क्या है कि आप जो देख रहे हो वो दिल्ली के 200 किलोमीटर के दायरे में देख रहे हो। मैं पूरे भारत में घूमता हूँ। आप उड़ीसा जाएं, झारखंड जाएं, छत्तीसगढ़ जाएं, मध्य प्रदेश जाएं, राजस्थान जाएं, वहां आज भी उतना ही एक्सेस है चीजों का जितना पहले हुआ करता था। मतलब आपकी जानकारी वहां नहीं है। ज्यादा से ज्यादा जानकारी वो है जो टीवी चैनल वाले दिखा रहे हैं, जो चला रहे हैं। पहली बात तो यह है, उन तक सच्चाई जा ही नहीं रही है। दूसरी बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है, हमें जो पढ़ाया जाता है, वो चुपचाप सामने वाले आदमी की बात को मानना सिखाया जाता है, सवाल करना नहीं सिखाया जाता है। ठीक है। हमें संविधान नहीं पढ़ाया जाता, हमें अपने अधिकारों की रक्षा करना नहीं सिखाया जाता, हमको बोलना नहीं सिखाया जाता, सवाल पूछना नहीं सिखाया जाता, हमको सिस्टम के सामने खड़ा होना भी नहीं सिखाया जाता। और आज कोई भी पुलिस वाला किसी के साथ भी कोई भी अत्याचार कर देता है, वो हो रहा है। इसी नासमझी का और इसी कम जानकारी होने का फायदा ये लोग उठाते हैं, और यही इन्होंने उठाया है। देश की जनता तो तब कुछ बोलेगी जब उनको पता हो कि करना क्या है। आज राहुल गांधी ने यह स्पष्ट कर दिया और बता दिया, जो हमारी बात जो मैं कहा करता था कि दिल्ली के अंदर वोट काटी गई थी। भाई जो स्पष्ट आपका मालूम ही रहता है आपके पड़ोसियों को कि आप किसको वोट करते हो। तो जो कार्यकर्ता है, खास तौर पे जो राष्ट्रीय समलैंगिक संघ के कार्यकर्ता हैं, उनको तो सब पता है कि किसकी वोट, उनका तो अंदर तक पेनिट्रेशन है, उनका तो पूरा वो है, प्रॉपर पता है उनको। हाँ, ठीक है। तो आरएसएस के जो आदमी हैं, उनको सारा कुछ पता है कि कौन व्यक्ति किसको वोट करता है। तो बीएलओ के साथ लग के या ऊपर से आदेश जारी करके, वो अधिकारी को बोल करके वो किसी की भी वोट कटवा सकते हैं और नई 10-10, 5-5 वोट बनवा सकते हैं। और पूरे कार्यकर्ताओं का काम ही है घर बार छोड़ करके कि जिस भी राज्य में सरकार बनानी होती है, जिस भी राज्य में चुनाव होते हैं, वहां पहुंच जाते हैं और वो करते हैं। नरेंद्र मोदी की विधानसभा लोकसभा वाराणसी में भी फर्जी वोटर्स पाए गए थे, ये सबको मालूम है। मतलब और अब की बार तो उनकी जीत ही 1-1.5 लाख के मार्जिन से है। इस पे भी आरोप लगा रहा है जी विपक्ष की, इस बार वो बिल्कुल फ्रॉड से जीते हैं। 100% गारंटी की बात है। और ये भी लोग कह रहे हैं कि गुजरात में जो ये दोनों हैं, ये जो जोड़ी है अमित शाह की और नरेंद्र मोदी की, इन्होंने अलग अलग पैटर्न अपनाए हैं इलेक्शन जीतने के। कभी ये कोई फॉर्मूला लगाते थे, कभी कोई फॉर्मूला लगाते थे, और ये इस तरीके से वहां पे ही अंबानी अडानी का साथ लेके ये वहां पे ही
ये खेल इन्होंने कभी कोई फार्मूला ऐसा नहीं लगाते हैं, ये हर फार्मूला लगाते हैं, हर चीज को एनालिसिस करते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक नैरेटिव बनाने की कोशिश की जाती है, मेन स्ट्रीम मीडिया को भी पैसे देकर के इनके फेवर में खबरें चलाने के लिए तैयार किया जाता है, अखबारों के अंदर डेली पूरे फुल पेज की एडवर्टीजमेंट्स दी जाती हैं, उनके फेवर के आदमी को इलेक्शन लड़ने के लिए पैसा दिया जाता है, उनकी वोट काटने वाले आदमी को पैसा देकर के इलेक्शन में बिठा दिया जाता है या अपनी पार्टी में शामिल कर लिया जाता है। ईडी या फिर दूसरे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की रेड वगैरह करके, सीबीआई की रेड करके उनको दबाया जाता है। दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के जन नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल किया जाता है, नए फर्जी वोट बनाए जाते हैं और असली वोट काटे जाते हैं। और यहां तक कि दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों के साथ सेटिंग भी की जाती है। जैसे कि आपने अगर देखा हो, दिल्ली के अंदर सीधे सीधे कांग्रेस से ये लोग नहीं लड़ सकते थे शीला दीक्षित के काम के सामने, क्योंकि शीला दीक्षित ऑलरेडी डीप स्टेट के लिए काम करती थी। जो मेट्रो का जो कार्यक्रम है वो डीप स्टेट का कार्यक्रम है, यानी कि जो रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड के हिसाब से काम करती थी, इसलिए उनको नहीं हटाया गया था। तो कांग्रेस से सीधा सीधा ये नहीं लड़ पाते थे, तो इन्होंने अपनी जगह अपना अल्टरनेटिव अरविंद केजरीवाल को खड़ा कर दिया। सेम काम पंजाब में किया गया, सेम काम दूसरे राज्य में किया जाएगा कि यदि आप सीधे सीधे उस पार्टी से नहीं लड़ सकते हो तो पहले अपने ही सहयोगियों की एक पार्टी बना दो। जैसे बिहार में इस बार यही खेल, अगर वो डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो नीतीश कुमार हो सकता है कि कांग्रेस के साथ चले जाएं भविष्य के में, मतलब पूरे चांसेस बन रहे हैं जैसे जैसे इनके हालात खराब होंगे। मैंने आपको बताया था 2026 तक नरेंद्र मोदी का सत्ता से हटना तय है। और नरेंद्र मोदी की खासियत क्या है कि वो इनसिक्योर जब हो जाता है तो वो कुछ भी करवा सकता है। इस देश को युद्ध के मतलब उस गर्त में भी झोंक सकता है, गृह युद्ध के लिए भी हालात बनाए जा सकते हैं। जो ये मतलब अभी जयपुर वाली जो एक फिल्म है उसको भी इसीलिए जो एक टेलर को मार दिया था इन लोगों ने, और इन्होंने ही मरवाया था बेसिकली, ये दंगे करवाए जाते हैं प्लान करके। तो ये सारा का सारा जो षड्यंत्र है, जो ये फिल्में रिलीज करना है, उसके ऊपर नैरेटिव बनाना है, तो वो युद्ध मतलब गृह युद्ध की ही तैयारी की जाती है। तो सिविल वॉर करें या फिर छोटे मोटे दंगे दूसरे करवाएं या फिर युद्ध करवाएं, और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रोपेगेंडास को प्रमोट करके। तो बिहार में जो प्रशांत किशोर है वो इनका नया केजरीवाल है। वहां पर बिहार में प्रशांत किशोर जो अभी घूम रहे हैं, जन स्वराज पार्टी, जो मतलब पार्टी, हम क्यों एडवर्टाइजमेंट करें उसकी, लेकिन उस आदमी को बकायदा रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड ने ही भेजा था 2014 का चुनाव नरेंद्र मोदी के लिए। जिस टाइम नरेंद्र मोदी चुनाव लड़ रहा था उस वक्त 14 की सरकार बनने के बाद प्रशांत किशोर बिना कोई चुनाव लड़े कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त, लाल बत्ती वाला मिनिस्टर का दर्जा तो अभी चैलेंज कर रहे थे जी एक इंटरव्यू में एक पत्रकार को नेशनल टीवी पे कि आप जिस भी आप मुझे चैलेंज करो, या तो आप पत्रकारिता छोड़ देना या मैं राजनीति छोड़ दूंगा। आप जिस भी क्षेत्र से आप बोलोगे मैं आपको वहां से राज्यसभा का सदस्य बन के दिखा दूंगा। है ही ना, उसको मालूम है, उसको पता राज्यसभा का सदस्य बनना इज नॉट अ प्रॉब्लम। वो बड़ी बात नहीं है मेरे लिए, वो बड़ी बात नहीं है उसके लिए। वो ऑलरेडी था ही, मतलब कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा प्राप्त था उसको। राज्यसभा के सदस्य से तो ऊपर का दर्जा होता है कैबिनेट में अगर बैठा नरेंद्र मोदी के साथ वो। उसके बाद उसने राहुल गांधी के साथ लग के पंजाब का चुनाव कैप्टन अमरिंदर के लिए मैनेज किया था। फिर उसने वही चुनाव जो है मायावती, उसके लिए क्या नाम, मुलायम सिंह यादव के लिए मैनेज किया। उसी ने चुनाव जो है ममता बनर्जी के लिए किया। तो आप इसको किसका कहोगे? वो लाइजनर है बेसिकली, वो इनका सेटलमेंट का एक एजेंडा है, चलाता है। और बिहार में क्योंकि डायरेक्ट सीधा लालू और कांग्रेस से नहीं लड़ सकता है नीतीश और मोदी, तो उसको बीच में ला दिया कि पहले शिफ्ट उधर कर देते हैं कि कांग्रेस मुक्त भारत का नारा देकर के कि उसको मत दो, मतलब हमको नहीं देना है तो कांग्रेस को भी मत दो, उनको दे दो। मतलब इससे मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको किसको देनी चाहिए वोट, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं कि किस तरह से सत्ता को शिफ्ट किया जाता है, ट्रांसफर ऑफ पावर होती है, इस तरह से पावर होती है और पूरा मैनेज्ड होता है। वही लोग पहले बीजेपी में थे, वही लोग कांग्रेस में आ जाएंगे अभी थोड़े दिनों के बाद। आप देखोगे जब कांग्रेस की हवा बनती दिखाई देगी। न्यूज चल रही है, कुछ नेता राहुल गांधी के संपर्क में है, तो मतलब बीजेपी अभी कांग्रेस में आ जाएगी। तो आपको जनता के लिए
वो सरकार अलग हो सकती है, जनता के लिए राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी में फर्क हो सकता है, मेरे लिए कोई फर्क नजर नहीं आता है। राहुल गांधी आज के टाइम पर जनता की बात कर रहा है, वो आदिवासियों की बात कर रहा है, वो गरीबों की बात कर रहा है, लेकिन राहुल गांधी कभी वैक्सीनेशन पे नहीं बोलेगा कि इसकी जांच होनी चाहिए और अब उसने अपना फोटो क्यों हटाया है और वैक्सीन से मरने वाले लोगों का पूरा डाटा निकलना चाहिए, उस पर तो नहीं बोलेगा वो। नहीं बोलेगा। और दूसरी चीजें, जो कर्जा लेकर के बैंकों ने जो फ्रॉड करा है लोगों के साथ में, और जो उनके घर नीलाम हो रहे हैं और जो जमीनें नीलाम करे, उस पर राहुल गांधी नहीं बोलेगा। वो तो सत्ता जब ये साबित हो चुका है कि 2024 की सरकार फर्जी है, वोट चोरी करके बनाई गई है, तो 2019 की सरकार भी फर्जीवाड़े से बनाई गई थी, जो पुलवामा का अटैक करवाया गया था और उससे जो ये बोले तो नैरेटिव बनाया गया था, उस नैरेटिव के अंदर आया था। वैसे इसको पसंद कौन कर रहा था? कोई भी नहीं कर रहा था। खुद बीजेपी और आरएसएस में नरेंद्र मोदी अमित शाह को कोई पसंद नहीं करता, यहां तक कि नरेंद्र मोदी अमित शाह को पसंद नहीं करता है। उनका साथ रहना इसलिए मजबूरी है क्योंकि दोनों के पास दोनों के रिकॉर्ड्स और दोनों की फाइलें और दोनों की सीडी हैं, इसलिए उसको एडजस्ट करना पड़ रहा है, नहीं तो एक दूसरे की शक्ल देखकर राजी नहीं है। वो राज जानते हैं, वो राज जानते हैं। तो ऐसे लोगों को फिर दोस्त बना के भी रखना पड़ता है। दोस्त नहीं बना के रखना पड़ता है, आपको अपने राज में उसको हिस्सेदारी देनी पड़ती है, अपने सारा माल उसको देना पड़ता है। तो अभी मैं जो बात बता रहा था आपको कि उस पर नहीं बोलेगा राहुल गांधी कभी भी। अभी इसमें एक नैरेटिव बन रहा है, तो आप आ गए हैं सामने, अभी लड़ेंगे। उसके बाद एजेंडा तो वही ले गए हैं जो मैं कह रहा था, यूनिवर्सल बेसिक इनकम का हर महीने 6,000 रुपए यानी 72,000 रुपए सालाना गरीब आदमी को देने का एजेंडा चला रहा है। वो डिजिट्स ट्रांसफर करने की बात कर रहा है, वो इस नोटबंदी करके कागज के नोटों को बंद कर रहा है, उसको तो नहीं बता रहा है। वो उस बैक एंड से रुपए का मानक को, स्टैंडर्ड को खत्म कर रहा है, उस पर तो नहीं बात कर रहा है राहुल गांधी। और जो पूरा का पूरा इस नेक्सस को जो चला रहा है, उस पूरे गेम को क्या राहुल गांधी को मालूम नहीं है? सब मालूम है, लेकिन उस पर वो सेलेक्टिव बोलेगा और देश की जनता को सेलेक्टिव ही चीजें पता चलेंगी। इसीलिए ये बहुत जरूरी है कि कोई संगठन, कोई लोग, कोई ऐसे हो जो लगभग हर मुद्दे पर बोलते हो और सबको जानकारी देते हो, ताकि लोग उसके बाद अपने अपने गांव में सरकारों के ऊपर निर्भर रहने की बजाय अपने आप को सरकार मान करके अपने आप को प्रेजेंट कर सकें कि हम मालिक हैं और तुम्हारे हाथ में कुछ नहीं है, हम तुमको। अब आप एक सिंपल सा फंडा देखिएगा, पुलिस वाले को डंडा मारने का, पटवारी को आपका रजिस्ट्री करने का, तहसीलदार को रजिस्ट्री करने का या कोई भी आदेश है, वो कहां से मिलता है? ऊपर के अधिकारियों से। ऊपर के अधिकारियों को कहां से मिलता है? चीफ सेक्रेटरी से। चीफ सेक्रेटरी को कौन देता है? मंत्रिमंडल, यानी कि आपकी विधानसभा, राज्यसभा, लोकसभा, संसद या विधायिका, वो देती है। संसद या विधायिका को वहां पे कौन भेजता है? जनता, देश की जनता। तो इसका मतलब इनडायरेक्टली जो तहसीलदार के पास पावर है और जो उनके पास पावर है, वो जनता की पावर है। जनता को इस बात का पता नहीं है, और जनता इसीलिए क्या होती है, बेचारी सड़कों पर उतरती है। उसे पता नहीं है बिना सड़कों पर उतरे आप इनका गला दबा सकते हो और तुम्हारी औकात नहीं है कि तुम कुछ भी कर सको, इस तरह से जबरदस्ती कर सको। लेकिन डॉक्टर साहब, अभी जो हालात चल रहे हैं, इमरजेंसी के जो हालात जिस पे हमें बात करनी है उस पे भी मैं आऊंगा। अभी जो हालात चल रहे हैं, आपने बोला कि जनता की ताकत, जनता के पास तो ताकत बची ही नहीं। चुनाव आयोग तो सीधा चैलेंज कर रहा है जनता को, तो वो कुछ समझ ही नहीं रही है। चुनाव ना दो, चुनाव में ना खड़े हो, चुनाव में पार्टिसिपेट ना करे जनता। आप देखिए, जिस वक्त गांव का आदमी लोकसभा में, बड़ी वोट तो हम देते ही नहीं, ऐसा बात आपने सुना होगा, बड़ी वोट वो लोकसभा की वोट को बोलते हैं, विधानसभा की फिर भी वो दे देते थे। थोड़ा बहुत पार्टिसिपेट करते तो सरपंच में करते थे, वहां पे भी कह देते यार अब की बार इस मोहल्ले से बना दो, अब की बार इस मोहल्ले से, मोहल्ला तय करके दे दो अपना कैंडिडेट। वो इस तरह से चलता था पूरे गांव में, अपनी सरकार अपने हिसाब से चलती थी। मैं जो आपको बात बताने की कोशिश कर रहा हूं वो ये कर रहा हूं कि जिस वक्त गांव का आदमी लोकसभा की वोट को कुछ भी नहीं मानता है, उस वक्त पुलिस वाले को गांव में एंट्री से पहले नंबरदार की या सरपंच की परमिशन की आवश्यकता पड़ती है। उस वक्त पटवारी की इतनी औकात नहीं है कि वो आकर के किसी को भी इस तरह से प्रताड़ित कर सके। तहसीलदार की इतनी हिम्मत नहीं है, एसडीएम के पास कोई पावर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, उस टाइम पर लोगों ने अपनी पावर उनको नहीं दी थी। आज भी यदि देश के लोग ये कह दें इलेक्शन कमीशन को कि हम तुम्हारे इलेक्शन के इस प्रोसेस में पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे और हम तुम्हें ताकत देते ही नहीं हैं, और मेरा गांव है, इस गांव में जल, जंगल, जमीन और जानवर पर हमारा अधिकार है, और ये डॉक्यूमेंट तुम्हारे अपने पास रखो, तुम्हारी रजिस्ट्री तुम अपने पास रखो। आपको बेवकूफ किस तरह से बनाया जाता है? बर्थ सर्टिफिकेट है, बाप का नाम आपसे पूछा जाता है, माँ का नाम आपसे पूछा जाता है, बच्चे का नाम आपसे पूछा जाता है, सब कुछ आपसे पूछा जाता है, सर्टिफिकेट कोई और देता है। उसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस है, उसी तरह दूसरे कागज है, आप ही बताते हो ना कि
मेरा नाम क्या है, नियमों में बांधा जाता है, जनता बांधा जाता है। हाँ। इसी तरह से आपके सर्टिफिकेशन है जितने भी, वो सारे सर्टिफिकेट्स में डॉक्यूमेंट में लिखकर कौन देता है? हम ही देते हैं ना। जब हम ही देते हैं, हम ही सत्यापित करते हैं, तो सर्टिफिकेट तुम कौन करने वाले हो? अल्टीमेटली वैलिडेशन तो हम ही दे रहे हैं, हम ही दे रहे हैं ना। हम मना करेंगे कि ये नाम गलत है, हाँ, तो उनकी हिम्मत नहीं है वो बोलने नहीं करने की। इसका मतलब है असली ताकत अभी भी हमारे पास है। जन्म प्रमाण पत्र तुम अगर किसी और से बनवा रहे हो तो इसका मतलब है अपने बच्चे को आपने ये कह दिया कि उसका मालिक कोई और है। जिसके पास रजिस्ट्री होती है मालिक वो होता है। तो आपकी जो घरों में, जो आपकी जमीनों की, जो आपके मकानों की रजिस्ट्री का जो आपने पैमाना बनाया है और जो आप तहसीलदार को पावर दे रहे हो कि तुम इस पे रजिस्ट्री की पावर है, वो घर का नक्शा और उस घर का कब्जा किसके पास है तो आप ही बताते हो ना। तो जब आप बताते हो, अरे कितने मूर्खाना स्टेटमेंट्स हैं हमारे, हम तहसीलदार पर यकीन कर रहे हैं, एमएलए पर कर रहे हैं, एमपी पर कर रहे हैं, सरकार पर कर रहे हैं, जो अनजान लोग हैं उन पर कर रहे हैं, और अपने गांव पर नहीं कर रहे हैं। अपने गांव के आदमियों के साथ झगड़ा करके, आप अपने परिवारों के साथ झगड़ा करके, आप अनजान आदमी के हाथ में अपनी कमान दे रहे हैं। ये बात जिस दिन गांव के लोगों को समझ में आएगी, उस दिन जबरदस्ती जमीन एक्वायर करने का इनका प्रोपेगेंडा और जबरदस्ती आपके घरों पर ताला लगाने का सारा गेम प्लान वहीं पे कभी ध्वस्त हो जाएगा। सारी इमरजेंसी धरी की धरी रह जाएगी। क्या करेंगे इमरजेंसी में? हमको नहीं चाहिए तुम्हारा जल, जंगल, जमीन, जानवर और आदमी का फैसला, हम लेंगे, बात खत्म। हम अपने कागज अपने पास रखेंगे, कोई ड्राइविंग लाइसेंस तुमसे नहीं बनवाएंगे, हमें नहीं चाहिए तुम्हारा वोटर कार्ड, हम नहीं देते तुमको वोट, जाओ, हम तुमको ताकत ही नहीं देते, अपनी बात खत्म। और शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति, खेती और धर्म से पूंजीवाद को खत्म कर दो, पैसे की जरूरत को खत्म कर दो। अरे पैसा सामान के लिए चाहिए ना, तो एडजस्टमेंट अपनी व्यवस्था बना लो। अपनी व्यवस्था बना लोगे, इनकी व्यवस्था से बाहर निकलो, पूंजीपति के पास पैसा जाना बंद हो जाए, सरकारों के पास, पार्टियों के पास पैसा जाना बंद हो जाए, ताकत वापस गांव के पास आ जाएगी। अपने रहन सहन का, खान पान की व्यवस्था का सर्कल घुमा लो, हाँ, वहीं पे कुछ भी नहीं है, काम हो जाएगा। अरे हमने देखा है भाई, देखो हमारे पुरखे इतने समझदार, इतने साइंटिफिक, इतने गजब थे। जब आप ये देखिए अमित भाई, आपके सामने कितने सारे ऐसे केस आए हैं जब उन्होंने ये कहा आज से 5000 साल पहले की सभ्यता के अवशेष मिले हैं और उस वक्त इतनी सभ्यता विकसित थी। अगर उस वक्त हमारे लोगों को ईंट बनाना आता था, अगर उस वक्त की भवन निर्माण कला इतनी मजबूत थी, तो फिर हमारे गांव के लोग कच्चे मकानों में क्यों रहते थे? इसका यदि आपको जानकारी चाहिए, और पशु अपने पास क्यों रखते थे, क्यों हर घर में पशु होता था, क्यों आप बैलों से खेती करते थे, और क्या उसका रीजन था, यदि आपको ये जानना है तो आज भी झाबुआ जिला हो गया आपका, मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं मैं, खंडवा जिला में, खंडवे में था कल परसों, वहां आदिवासी लोग थे, वहां बैठे थे। आप उनका जनजीवन देख करके आइए तो आपको पता चलेगा कि उसी गांव में पक्का मकान है, उसी गांव में वो पुराने मकान है। पुराने मकान का टेम्परेचर पक्के मकान से 7-8 डिग्री कम है, कम रहता है, और कम रहता है। ना पंखे की जरूरत है, ना उसके अंदर किसी चीज की जरूरत है। जब चारों तरफ पक्के मकान हो जाएंगे तो आपको पंखा भी चाहिएगा, यहां तक कि फिर एसी की भी जरूरत पड़ेगी। और आप शहरों में रहना तो इतना मुश्किल हो गया है कि बुरा ही हाल हो चुका है, इतनी गंदगी, इतना बुरा हाल जिसकी कोई हद नहीं। तो हमारे लोग किस तरह से डिस्ट्रीब्यूटेड थे शानदार तरीके से, उस व्यवस्था के ऊपर लंबी चर्चा और लंबे हम गांव के अंदर बात कर रहे हैं, उस पर बात करेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यह है कि अगर हमारे लोगों को पता था कि मशीनें बनाई जा सकती हैं, उनको पता था कि मशीनों की वाइब्रेशन से सिस्टम की वाइब्रेशन और प्रकृति की वाइब्रेशंस डिस्टर्ब होंगी, इसीलिए उन्होंने इस तरह का माहौल रखा था कि मशीनों का इस्तेमाल कम से कम और मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा। जहां मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल है वहां बीमारी नहीं है, ये बात उनको पता थी, इसीलिए उन्होंने अपना तंत्र ऐसा बनाया था। आज आप मशीन के इस्तेमाल को बढ़िया तो कहने लग गए हो, मोबाइल को आपने अच्छा तो कहना शुरू कर दिया है, लेकिन उसी घर के अंदर वही आदमी ये कह रहा है कि इन्होंने बच्चों का सत्यानाश कर दिया, वही आदमी कह रहा है कि इससे झूठ बोलना चालू कर दिया, वही आदमी कह रहा है इसने अननेसेसरी के खर्चे बढ़ा दिए, वही आदमी कह रहा है कि उनके पास सारी जांच पड़ताल है हमारी, वही आदमी कह रहा है हमारा सारा डेटा उनके पास हो गया। यानी उसको पता होते हुए वो उस जाल में फंसा हुआ है। उनको पता नहीं है हाथ से बने हुए कपड़े जब हम पहनते हैं ना, ये सांस लेते हैं, और जब आप टेरिकॉट, कॉटन, आपने कभी इसके ऊपर रिसर्च किया है? आप रिसर्च करिएगा जितने भी लोग सुन रहे हैं कि किस कपड़े की फ्रीक्वेंसी क्या होती है।
एक स्वस्थ आदमी की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, पॉजिटिव फ्रीक्वेंसी वाला कपड़ा कौन सा है और नेगेटिव वाला कौन सा, तो आपको पता चलेगा कि मशीन से बना हुआ कपड़ा आपकी फ्रीक्वेंसी को लो रखता है, आपकी एनर्जी लेवल को लो रखता है। ये उन सब कुछ चीजें हमारे पुरखों को मालूम थी और उन्होंने बहुत ही शानदार तरीके से सब कुछ अवेलेबल होते हुए भी ना किसी चीज को पेटेंट कराया, ना किसी चीज के ऊपर जबरदस्ती थोपने की कोशिश की, और पूरी व्यवस्था को इस तरह से रखा कि गांव के प्रत्येक व्यक्ति के पास काम हो, गांव का प्रत्येक व्यक्ति उत्पादन में हिस्सेदारी करे और समाज के अंदर अपना योगदान दे, जिसमें बेरोजगारी नाम की कोई चीज ना हो। नेचर से ज्यादा छेड़खानी नहीं करते थे और इसका बहुत बड़ा बेनिफिट उनको होता था। आध्यात्मिक लोग थे, सीधा जागे हुए लोग थे, प्रकृति से सीधे जुड़े हुए लोग थे, उनका मुकाबला करने की हिम्मत इनके पास नहीं थी और नहीं थी, इसीलिए इन्होंने उनकी अगली संतानों को ऐसा बना दिया कि आपको पुरखे क्या थे आपको पता भी ना चले। अभी अगर करंट हालात पे हम वापस आए थोड़ा सा, जो हमने देखा पुलवामा के बाद अभी पहलगाम हुआ, ये जो सारे घटनाक्रम एक के बाद एक हो रहे हैं और अभी जो चुनाव आयोग डायरेक्टली पब्लिक को बोल रहा है, पब्लिक के पास अब क्या रास्ता बचा है? ग्राम सभा एक रास्ता हो सकता है या सभी लोग चुनाव आयोग को चिट्ठी लिख सकते हैं? देखो, जनता अपने अधिकार का प्रयोग कैसे कर सकती है? देखिए, मैं आपको एक चीज बताता हूं अमित भाई, हम कागज की लड़ाई से बहुत ऊपर जा चुके हैं। कागज की लड़ाई या चिट्ठी लिखना यहां तक तो जायज है कि जनता ये जाने और समझे कि हमने चिट्ठी डाली तुमको, तुमने हमारी चिट्ठी का क्या जवाब दिया, हम तुमसे पूछ रहे हैं, यहां तक तो ठीक है, ताकि उसे पता चले कि ये चोर है, जानकारी के लिए। अभी हालात ऐसे हो गए हैं देश के, हाँ, काफी लोगों से मेरी बातचीत हुई है, सोशल मीडिया मैंने काफी देखा है, लोगों का ये मानना है कि भाई जितने बैंक्स हैं, अभी आईसीआईसीआई का एक डिसीजन आया है, एचडीएफसी ने भी अपनी मिनिमम बैलेंस की लिमिट बढ़ा दी है, हाँ। चुनाव आयोग की हालात हमारे सामने है, सरकार ईवीएम, अब एक टाइम पे कहते थे नरेंद्र मोदी और ये कि हमारे पास जो है अगर हम सत्ता में आएंगे तो पाकिस्तान हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता, बट हालात ये हैं कि आज पाकिस्तान अमेरिका के साथ बैठ के उनके घर में यहाँ हमको धमकी देता है। बांग्लादेश हमसे बढ़िया पोजीशन पे आ गया, बांग्लादेश हमसे बढ़िया पोजीशन पे है। तो अभी जो ये सब कुछ हो रहा है, तो लोगों का ये मानना है कि भाई आप जिस भी संस्था को छेड़ोगे वो बर्बाद हो चुकी है, वो खुल के सामने आ जाएगी, इनके पास कुछ बचा नहीं है। वही किसी को भी छेड़ोगे आप, चुनाव आयोग को छेड़ा हमने, क्या निकल के आया? ऐसे ही अगर बैंकिंग सिस्टम में थोड़ा सा जाएंगे, जैसा आप बोलते हो कि आरबीआई है जो ये सारा कुछ पूरा फ्रॉड है, पूरा फ्रॉड, प्योर फ्रॉड। तो लोग कहते हैं कि किस संस्था को छेड़े हम आज, क्यों जिसको छेड़ेंगे हम पहले पे बवंडर है। पहले ये बताइए, देखिए सबसे बेवकूफाना स्टेटमेंट क्या है हमारी, कि हमारी कमाई हमने कमाई और हमने उसे बैंक में जमा किया और बैंक कह रहा है कम से कम इतना जमा हमारे पास रखो, और फिर उसके बाद कह रहा है कि 5 लाख से ज्यादा तुमको नहीं मिलेगा, अगर तुम्हारा 2 करोड़ रुपया भी है और जिस दिन बैंक लूट गया, जिस दिन बर्बाद हो गया, तुमको 5 लाख का इंश्योरेंस है, खाली इससे ऊपर का नहीं है। और वो भी जरूरी नहीं है मिलेगा, वो भी अगर केंद्र सरकार कहेगी तो। केंद्र सरकार आपको पता नहीं कौन है, केंद्र सरकार पता है क्या? किसी को नहीं पता भाई। कोई आदमी कोई इस देश में बैठा हो जो ये बता दे केंद्र सरकार क्या है, कोई ये बता दे भारत सरकार क्या है, कौन है, कहां है उसका दफ्तर? क्योंकि देखो, अगर नरेंद्र मोदी के दफ्तर की बात की जाए, उसका नाम है पीएमओ, भारत सरकार के अंडर आता है। मंत्रिमंडल की बात की जाए, वो भी मंत्रिमंडल है, भारत सरकार के अंडर आता है। विधानसभा की संसद की बात की जाए तो वो भी उसके अंडर आता है। तो भारत सरकार का दफ्तर कहाँ है? ये तो मंत्रालय है, गृह मंत्रालय हो गया, प्रधानमंत्री कार्यालय हो गया, दूसरे हो गए, ये तो मंत्रालय और कार्यालय हैं। कहीं पर भारत सरकार का तो सिग्नेचर आपने देखा ही नहीं होगा। भारत सरकार एक जगह देखने को मिलता है जी, हाँ, जब कुछ लोग गाड़ियों में जा रहे होते हैं तो उसके ऊपर लिखा होता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं बैठा है अंदर, नहीं बैठा, या बैंक का कर्मचारी बैठा है, या डीसी बैठा है, या कुछ और बैठा है, और वो फ्रॉड है। उसको सड़क पे रोक करके अगर ये पूछ लिया जाए कि तू भारत सरकार कैसे लिखा हुआ है, भारत सरकार सेवार्थ है, वो इन सर्विस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नहीं है। ऐसे ही गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा है, हाँ, गवर्नमेंट ऑफ ये पूरा फ्रॉड है। ये लिख के गाड़ियों पे घूम रहे हैं ना, हाँ, ये फ्रॉड है साहब, ये सारे के सारे फ्रॉड है। तो अब भारत की जनता को सिर्फ ये पूछना है, वो कहां है भारत सरकार जिसकी गारंटी है, वो कहां है केंद्रीय सरकार, उसका दफ्तर कहां है, रिस्पॉन्सिबल आदमी कौन है, तो आपको कोई नहीं मिलेगा। एक इंटरेस्टिंग सवाल है जी, हाँ, जो आम लोग हैं, जो आम जनता है, हम लोग हैं,
जो वोट देते हैं, हाँ, क्या हम अपनी गाड़ियों पे गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लिखवा सकते हैं? आप ही लिखवा सकते हो। ये बात आप ही भारत सरकार हो। बेसिकली ये जनता को नहीं पता है। मैं आपको बताता हूं, जिसके पास किसी मंत्रालय का कोई कागज नहीं है, आपके जन्म का प्रमाण पत्र यदि आपने उनसे बनवाया हो तो आप उनके नौकर हो, आप उनके गुलाम हो, आप उनके हिसाब से चलने वाले, आप शरणार्थी हो, आप रिफ्यूजी हो अगर किसी भी मंत्रालय का आपने कागज बनवाया हुआ है, क्योंकि मंत्रालय आपको परमिशन नहीं देगा कोई कागज इस्तेमाल करने की। आप मंत्रालय को परमिशन दोगे कोई काम करने की। तो आपने यदि परमिशन नहीं दिया तो वो नहीं कर सकते ऐसा। तो क्योंकि लास्ट ताकत आप हो, आप ही भारत सरकार हो, और यही हमारे लोगों को नहीं पता है। अब इसी चीज को समझना है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। हमको लड़वाया क्यों जाता है पॉलिटिक्स के अंदर। आज के टाइम पर सरपंची के चुनाव में अगर मैं पंजाब की बात करूं सबसे ज्यादा, तो पॉलिटिकल पार्टियां टिकट देने लगी हैं सरपंची का चुनाव, जिला परिषद का चुनाव और ब्लॉक समिति के अंदर भी। यानी कि इन्होंने समाज को तोड़ने के एजेंडे को इस लेवल तक हाईजैक कर लिया है कि आपको तोड़ के रखेंगे, गरीब आदमी को तोड़ के रखेंगे कि तुमको बिना करे पैसा मिल जाए। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं, बड़े पुरखे बड़े कमाल की बात करते थे। खेती करेगा वो आदमी जिसका पेट भरा होगा, मजदूरी करेगा वो आदमी जिसका पेट खाली होगा। ठीक है। अगर ये दोनों उलट जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। अगर किसान भूखा मर जाएगा वो खेती नहीं कर पाएगा, और मजदूर को अगर बिना काम किए पैसा मिल गया तो वो कभी काम नहीं करेगा। तो इन्होंने दोनों उल्टा कर दिया, खेती को घाटे का सौदा बना दिया और मजदूर को घर बैठे पैसा देना चालू कर दिया। क्या भूख है जी ऐसी? मतलब अगर कोई 75 साल 80 साल 70 साल का कोई नेता है, उसने अधिकांश जीवन अपना व्यतीत कर लिया है और उसके सामने करोड़ों युवा हैं, और वो सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए उन सबकी जिंदगी को बेचने पे, सब कुछ दांव पे लगाने को लगा हुआ है। ऐसा मतलब क्या भावना इनके अंदर, क्या सत्ता क्या पैदा कर देती है? ऐसा ये करते क्यों हैं ये लोग? देखिए पावर जो है, आदमी कोई भी आदमी, दुनिया का कोई भी आदमी कुछ भी एक्सेस करना चाहता है तो वो पावर एक्सेस करना चाहता है। आप देखिए 7,000 करोड़ का मालिक, उसको भी चुनाव जीतने के लिए करोड़ों रुपया खर्च कर देगा। वो सेवा नहीं करेगा, चुनाव जीतना है उसे। वहां अथॉरिटी वो मिलती है, ऑथेंटिसिटी, कि हाँ मैं समाज का जननेता हूं, जनता का हूं, क्योंकि वो ताकत उसके पास आ जाती है। उसके पास लाखों लोगों की ताकत होती है। हर आदमी को ताकत चाहिए। छोटा बच्चा अपने माँ बाप के ऊपर अपनी ताकत एक्सेस करता है, जिद करके बैठ जाएगा, मैं रोटी नहीं खाऊंगा अगर तुम ये काम नहीं करोगे, तो रोएगा, वो करेगा। पत्नी अपने पति के ऊपर ताकत एक्सेस करती है, पति अपनी पत्नी पे ताकत एक्सेस करने की कोशिश करता है। लक्ष्मी भी ताकतवर लोगों के पास, मतलब वो ताकत बेसिकली जो है वो आदमी को नशेड़ी बना देती है। जो ताकत का जो नशा है ये आदमी को कुछ भी करने के लिए मजबूर कर देता है कि ये नशा नहीं जाना चाहिए, और उसके लिए ही सारे षड्यंत्र रचे जाते हैं। उसी चक्कर में ऐसे नहीं तो ऐसे, ऐसे नहीं तो ऐसे, फिर वो खेल खेलते हैं। तो असली खेल है ताकत में। बेसिकली उनको ऐसा लगता है कि ताकत का सिर्फ यही एक रास्ता है। उनको असली ताकत का नहीं पता है, और उसका कारण यह है कि देश के, समाज के, गांव के लोगों को अपनी ताकत नहीं पता है कि तुम्हारी ताकत का ये इस्तेमाल करते हैं। तुम जो उंगली दबाते हो तो तुम ये कहते हो जाओ मैंने तुम्हें अपनी ताकत दी, जाकर विधानसभा में मेरे लिए पॉलिसी बनाओ। लेकिन वो हरामखोर पॉलिसी बनाते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के लिए पॉलिसी बनाते हैं, उद्योगपतियों के लिए पॉलिसी बनाते हैं, आपको दोबारा से गुलाम रखने के लिए पॉलिसी बनाते हैं, आपको बहकाने के लिए। एक्चुअल में तो जिनको सत्ता में बिठाया है वो जनता के नौकर हैं, मालिक जनता है, लेकिन वे वहां पे बैठ के अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करते हैं, जनता को आंखें दिखाते हैं, जनता डर जाती है। अभी मैं आपको इसका एक एग्जाम्पल देता हूं। हरियाणा में IMT के लिए 35,000 एकड़ जमीन लेगी, ऐसा बोला अभी हरियाणा सरकार के लोगों ने। और पंजाब में इससे पहले लैंड पूलिंग के लिए उसने बोला, केजरीवाल के चमचे ने, क्या नाम उसका, भगवंत मान बोलते हैं हम लोग उसे। ठीक है, ठीक है। तो भगवंत मान बोला कि हम जमीनों को आपकी नीलाम करेंगे। ठीक है। हम पंजाब में गए, किसानों से बात की, हमने कहा कि आपको ग्राम सभा की ताकत का अंदाजा नहीं है। मैं एक गांव में था भिवानी के, वहां पर कुछ सरपंच बहस में कुछ लोगों के विस्थापन के, उनके घर तोड़ने के ऑर्डर ले आया कोर्ट से। आपने बताया था पिछली बार जब मुलाकात हुई थी, आप पंजाब से आ रहे थे उस टाइम। हाँ, और पंजाब में भी ऐसा ही हुआ। वो जमीन 600-700 एकड़ जमीन पर कब्जा कर रही थी सरकार। हमने कहा कुछ नहीं करना है, गाँव के लोगों को चाहे मोहल्ला वाइज मीटिंग करके समझाओ, पहले समझाओ। आपको पता होना चाहिए लड़ाई क्या है, समझाए बिना लड़ोगे तो मार खाओगे।
और बताओ कि असली ताकत क्या है तुम्हारी ग्राम सभा की। बाकी लड़ाइयां हम लड़ लेंगे बाद में, बाकी चीजों पे काम कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पहले ये तुरंत ही लड़ाई है, पहले इस पे लड़ लो। तो वो बहकाते क्या है, गरीबों को कह देंगे ये जो है ना जमींदार, इन्होंने तुम्हारा शोषण किया है, तो तुम अभी जो है ना इनसे जमीन छीनकर तुमको देंगे, इसलिए तुमको इनके साथ नहीं आना है। ठीक है। अच्छा, जमींदार को क्या बोलेंगे, ये जो है ना ये फ्री का राशन लेने वाले, ये तो मतलब मस्ती में आ गए हैं, ये तो भिखारी जैसे हो गए हैं, ये तो नहीं करते, तुम्हारे साथ नहीं आएंगे, तुम इनके साथ मत जाना। मतलब वो नेता लोग ये खेल खेलते हैं। तो हमने जब ग्राम सभा का आइडिया उनको दिया, कि बोला कि भाई ग्राम सभा से बड़ी ताकत कोई नहीं है, ना सुप्रीम कोर्ट है, ना विधायिका है, ना संसद है, कुछ नहीं है, क्योंकि असल ताकत का पता गांव वालों को पता ही नहीं है। तो जब वो बताया तो पंजाब के अंदर सरपंचों ने गांव के लोगों से बात करके और अपने अपने प्रस्ताव पास करने चालू कर दिए, और 70% से ज्यादा लोगों ने सिग्नेचर करके भेज दिया, हमको तुम्हारा लैंड पूलिंग में जमीन नहीं देना है। और सड़कों पे खड़े उतर गए लोग। पंजाब की सरकार में भगवंत मान को वो पूरा का पूरा लैंड पूलिंग की पॉलिसी को वापस लेना पड़ा, लेकिन वो जमीन छोड़ेंगे नहीं, कुछ और लेके आपका पानी खराब करना, आपके गांव में डंपिंग यार्ड बनाना, शुगर मिल बनाना, न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना, कोयले वाले पावर प्लांट बनाना, आपके गांव को रहने लायक ना बनने देना, आपको सुविधाएं ना देना, आपका पानी खराब करना, आप अंडरग्राउंड बोर करके रिवर्स केमिकल वाला पानी अंदर देना, आपके स्कूलों की हालत को बदतर बना देना, आपके गांव में झगड़ा करवा देना, लोगों में विस्थापन के लिए तैयारी करना, ये सब का सब आपको गांव से उजाड़ने के लिए चल रहा है, और ये गांव के लोगों को समझना पड़ेगा। अब जो हरियाणा में जो चल रहा है अभी, साथी हैं मेरे, आप जानते भी हो उनको, दीपक, तो उनसे मेरी बात हुई थी। तो उनके गांव में पंचायत हुई, जींद से हैं वो। पंचायत इसलिए हुई थी कि भाई जो सरकार ये 35,000 एकड़ को जो एक्वायर कर रही है, इसके बारे में हम डिसीजन लेंगे कि हम जमीन नहीं देंगे। परंतु हरियाणा में कुछ नया खेल चल रहा है, इन्होंने कोई वेबसाइट बनाई सरकार ने, तो ये कह रहे हैं कि उस पर सर्वे हमें दो आप, कि आप जमीन बेचना चाहते हो, अगर यस करते हैं वहां पे तो कितने पैसे में आप जमीन आपकी बेच रहे हो। दूसरा, अगर आप ना करते हो उस पे कि मुझे नहीं बेचनी, तो भी वो उस जमीन का जो प्राइस है, जब प्राइस पूछते हैं वो कि कितना प्राइस है। अब यहाँ पे एक गड़बड़ी गांव में ही खड़ी कर दी इन्होंने, किसानों को लड़वाने का काम किया। वो ये हुआ कि पंचायत होती है गांव में, पंचायत हो रही है कि जमीन बेचनी है या नहीं बेचनी। वहां पे दो तरीके के किसान हैं, एक छोटा किसान है चाहे बड़ा किसान है, उसको खेत के लिए रास्ता नहीं मिला हुआ अच्छे से, भाई कोई जैसे प्लेटी बोलते हैं यहाँ पे, रास्ता नहीं मिला हुआ। जो वो किसान है, अब उनको लग रहा है कि 1 एकड़ का 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ रुपया तुम्हें मिल रहा है, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन है, रास्ता तुझे मिल नहीं रहा, कहीं और जमीन ले लेना। तो अब जो वो किसान है जिनको रास्ता नहीं मिल रहा अपने खेत के लिए, और जो वो किसान है जिनके अच्छी जगह पे खेत है, उनके बीच में वैचारिक मतभेद होने शुरू हो गए पंचायतों में। आधे लोग बोल रहे हैं कि भाई हमारा खेत तो किसी काम का ही नहीं है, रास्ता तुम लोगों ने हमें दिया नहीं। वो चारों तरफ से घेर के इस तरह से बना देते हैं कि उसको मिले ना वो। हाँ, तो अब गांव में भी ये जो राजनीति है, जो भाईचारा है, ये उस लेवल का रहा नहीं है, गांव में भी द्वंद्व शुरू हो गया है। हाँ। इसी तरीके से चीजें आगे बढ़ते 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 अब हालात ये आ गए हैं, अब वो मेन पॉइंट आ गया है, जैसे सुप्रीम कोर्ट का जो रुख है इस मामले में, वोट चोरी वाले में, चुनाव आयोग जैसे आंखें दिखा रहा है, तो सीधा सवाल मेरा ये है कि क्या इमरजेंसी लग सकती है अब देश में? इमरजेंसी लगनी तय है। अगर इमरजेंसी लगनी तय है, हाँ, इन सारी व्यवस्थाओं का डहना तय है, बैंकों का बंद होना, लूटना तय है, आपकी जमीनों का जाना तय है उनके मुताबिक। अब आपको बचाना है। देखो, ये व्यवस्था बिगड़ेगी, युद्ध होगा, जो गांव आपकी बात को चुपचाप नहीं मानेगा, ऊपर से मिसाइल दाग कर आपको मारा जाएगा। जो गांव मतलब युद्ध के नाम पर मार दिया जाएगा। जो जिस जगह पर दंगा करवाया जा सकता है वहां दंगा करवाया जाएगा। जहां टूटी का पानी हर घर तक पहुंच गया है, वहां पानी में बीमारी दे करके आपको मार निपटा दिया जाएगा। जहां पर इस तरह के हालात पैदा किए जाएंगे, जहां आपस में लड़ रहे हैं वहां लड़वा जाएगा। ये उनका एजेंडे में शामिल है, ये उनके मोडस ऑपरेंडी है इनकी। अब हम जो जगा रहे हैं ना देश समाज को, वो ये जगा रहे हैं, इन्होंने तो तैयारी कर रखी है इस तरह से आपको निपटाने की, आपकी जमीनें हथियाने की, आपका व्यवस्था को तोड़ने की। आपने व्यवस्था बनाने की क्या तैयारी कर रखी है? आप इसके ऊपर चर्चा करते हो कि नहीं करते हो? आपका वो जो जमीन है, मान लीजिए, मैं एक सिंपल सा फंडा मैं आपको बता रहा हूं कि आप
को कहा उन लोगों ने कि बताओ कितनी कीमत आप उसकी देना चाहते हो और आपकी जमीन की कीमत क्या है। साइट लाई तो वो बोले कि मेरी जमीन की कीमत 1 करोड़ है। 1 करोड़ क्या? 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ ई रुपया, 1 करोड़ डिजिट, 1 करोड़ रुपए के नोट, और उसकी वैल्यू क्या? वो बदलती रहेगी या फिक्स रहेगी? ऐसा भी हो सकता है सर कि जो ये साइट पे डेटा मांग रहे हैं, अगर कोर्ट में ये मामला किसान का भी लेके चले जाएं तो हो सकता है इसको प्रूफ के तौर पे वहां पे दिखाया जाए। कोर्ट, मैं बड़े असम्मान के साथ बोल रहा हूं, सम्मान के साथ नहीं, हमें कोर्ट पर कोई भरोसा नहीं है। जजों के सिलेबस में ही ये टॉपिक नहीं है। जज कैसे बनता है कोई आदमी? प्रैक्टिस करके वकील बनता है, पहले तो वकालत करता है। वकालत में ही रुपया नहीं पढ़ाया जाता और जजों को ही नहीं पढ़ाया जाता। जो आपका मुद्दा है जो रुपए वाला, उस पे एक डिसीजन आया भी है कि हम इस बहस में पढ़ना ही नहीं चाहते। आपको भी पता है नहीं पढ़ेंगे भैया, वो पढ़ना ही नहीं चाहते, उनकी औकात ही नहीं है इतनी, जजेस की इतनी औकात नहीं है वो रुपए के मसले पर कुछ बोल सके। तो ऐसे में इन संस्थाओं और व्यवस्था का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। मतलब ही नहीं। अरे मैं कह रहा हूं, आपको कुछ दिनों के बाद एक सुप्रीम कोर्ट का ऐसा निर्णय दिखाया जाता है, चमकाया जाता है कि वो सरकार से ऊपर है, ताकि सरकारें सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जैसी संस्थाओं का इस्तेमाल कर सकें आपके ऊपर मनमाना निर्णय थोपने के लिए। इसको समझिए आप, कुछ नहीं है ये सारी व्यवस्था। सरकार अपने गांव की व्यवस्था से बड़ी कोई व्यवस्था नहीं है, अपनी ग्राम सभा से बड़ा कुछ नहीं है, अपने लोगों से, अपने गांव से, अपने खेत से बड़े कुछ भी नहीं है, परमात्मा से, प्रकृति से ऊपर कुछ नहीं है, अपने जंगल से बेहतर कुछ नहीं है। आदमी केवल अपनी व्यवस्था को बिगाड़ना बंद कर दे तो व्यवस्थाएं अपने आप ठीक हो जाएंगी। और बिगाड़ने के लिए हमको ऐसी शिक्षा दी गई कि हम बिगाड़े चीजों को, और उस पर बैठ करके बहुत लंबा, घंटों लंबा, गहन, कई दिन महीनों तक चलने वाली अध्ययन, शोध और चर्चा की आवश्यकता है। इसीलिए इतना बोल रहे हैं हम, वरना जरूरत नहीं थी इतना सब बोलने की। ये सब करते हुए तो आपको पता होना चाहिए कि पूरे तंत्र ने ये ठाना हुआ है कि आपको बर्बाद करना है और कंट्रोल करना है, और आप कंट्रोल होने के लिए तैयार रहते हो। हाँ, अभी जैसे आजकल सबकी गर्दन बिल्कुल एकदम जकड़ी हुई है। प्राइवेट काम करने वाला आदमी भी परेशान है, छोटा दुकानदार भी परेशान है, छोटी मोटी नौकरी करने वाला भी परेशान है। अभी तो आपको ये छोटी मोटी ओला, उबर, स्विगी, जोमेटो, पोमेटो, डिलीवरी वाले बॉय या इस तरह के ये दिया जा रहा है, लेकिन डिलीवरी ड्रोन से होने लग जाएगी, आना जाना ड्राइवरलेस कारों से होने लग जाएगा, खाना रोबोट बना सकता है, ऑपरेशन रोबोट कर सकता है, आपकी वीडियो रोबोट बना देता है, एआई बना देती है। आपकी जरूरत नहीं है भैया उनको। बने हुए हैं जी चैनल, रवीश कुमार का चैनल, कई चैनल बने हुए हैं, अपने आप बन जाएंगे। मेरी मदर ही देख रही थी, कह रही थी कि ये खबर आई है, कल की बात है, रवीश कुमार की। मैंने कहा ये तो न्यूज ही नहीं है कहीं, ये तो खबर ही नहीं है। मैंने रवीश कुमार के चैनल पे देखी है, यूट्यूब पे। खुद रवीश कुमार ने पोस्ट कर रखा कि भाई मेरे चैनल एआई के द्वारा बना लिए गए, लेकिन मेरे ऑफिशियल 3 ही चैनल हैं। ये सब चल रहा है देश में, लोग फर्क ही महसूस नहीं कर पा रहे हैं कि क्या सही है क्या गलत है। इसीलिए उनको समझाने वाले लोगों की एक फौज चाहिए। अभी 300 लोगों की ट्रेनिंग कर रहे हैं हम एमपी में और सीहोर जिले में, और वहां पर हम भोपाल के नजदीक ही है, और वहीं पर हम एक पूरे हरियाणा में 7000 गांवों के हर गांव में युवाओं को ट्रेनिंग देके कि आप अपनी व्यवस्था कैसे बनाएंगे, उसके लिए हम वो ट्रेनिंग दे रहे हैं। उसके लिए तो बहुत सारे साथियों को, बल्कि अगर आप कहें तो मैं नंबर भी बता देता हूं कि 9991911784 पर आप करण को मैसेज भेज करके उस टीम का हिस्सा बन सकते हैं। बिल्कुल। और भविष्य में भी हमारी ट्रेनिंग के लिए पार्टिसिपेट करने के लिए आप उनको मैसेज कर सकते हैं। और बहुत जल्दी हम लोग 50 ट्रेनिंग हमारी हो चुकी हैं, और अब पूरे देश के अंदर युवाओं के अंदर एक उत्साह है कि हम चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्योंकि अब उनको दिखाई दे रहा है कि रोजगार कहीं नहीं है। युवा बोलने लगे हैं जी खुल के। मैं कल नरेंद्र मोदी का इंस्टाग्राम हैंडल देख रहा था, अलग अलग हैंडल देख रहा था। पहले मैं देखता था एक शब्द कोई उनके खिलाफ नहीं बोलता था, अब तो वोट चोर,
एक ही उस पे सीरीज बनी हुई है कमेंट्स की, वोट चोर। नाम नहीं लेंगे अब कोई, वोट चोर बोल देंगे सीधा खाली। हाँ, वोट चोर ही है सब। और जो अरे तुम कौन सी पार्टी से हो, वोट चोर वाली पार्टी से हो। अच्छा, अगर एक विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटों की चोरी होती है, हाँ, तो अगर हम पूरे देश में देखें हाँ, और बोलते हैं कि 32% के आसपास वोट शेयर इनका देश में है आज भी, हाँ, अगर इसमें भी फ्रॉड वोट डले हैं देख लो आप। तो ये तो 10 या 20% के बीच के वोट। मैं कह रहा हूं नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता का अंदाजा आप इस बात से लगाओ। आप 2009 में जब लाल कृष्ण आडवाणी प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार थे, उस वक्त 24% वोट भाजपा को मिला था। और जब 2014 में जब नरेंद्र मोदी की चारों तरफ अडानी के पैसे से सारे चैनलों पर गीत गाए जा रहे थे और कांग्रेस की खिलाफत की जा रही थी, कॉमनवेल्थ का और कोल घोटाला, अभी कोर्ट ने बोला ना कुछ नहीं थे, सब हवा में है, वो घोटाले निकले ही नहीं, साबित नहीं हुए। उन घोटालों के दम पर इन्होंने सरकार बनाई। उस वक्त 31% वोट भाजपा को मिले थे। यानी नरेंद्र मोदी की इतनी सारी, मतलब इतनी फेवर होने के बाद, इतना मीडिया चलने के बाद, हजारों करोड़, 60,000 करोड़ रुपया खर्च किया था अडानी ने उस दौरान। और ये पूरा कांग्रेस की खिलाफत खुद कांग्रेस में हो रही थी और जनता बिल्कुल खिलाफत में थी, और तब जाकर के मात्र 7% गधे तैयार हुए थे उनके लिए। ऐसा चल रहा था कि नरेंद्र मोदी को ऐसे छड़ी घुमा देंगे और जादू हो जाएगा पूरे देश में। और अभी जो हालात हैं जी, अभी तो ये हालात हैं कि अगर ये गद्दी छोड़ेंगे तो भी इनके लिए मुश्किल है, सत्ता में बने रहना इनके लिए मजबूरी बन चुका है। मैंने आपको बताया है, नरेंद्र मोदी अगर इनसिक्योर हो जाएगा तो बहुत खतरनाक आदमी है ये अभी आने वाले अगले 1 साल के अंदर नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू अपनी जो सपोर्ट है ये वापस ले सकते हैं। और ऊपर से टॉप टेबल से जिस तरह से राहुल की जो भाषा है, वो भाषा ये कह रही है कि ऊपर जो रॉकफेलर रॉथस्चाइल्ड और डब्ल्यू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम से सेटिंग हो गई है कि तुम लड़ो और जनता में जैसे ही फेवर पाएगा वो लोग इसको यूज कर लेंगे। कॉन्फिडेंस तो अभी अंदर खाते जो नरेंद्र मोदी ने तैयारी चालू की है, वो ये तैयारी चालू की है कि किसी तरह शिवराज सिंह चौहान को प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बना दिया जाए ताकि आरएसएस भी बची रहे, क्योंकि आरएसएस के अंदर बहुत ज्यादा खिलाफत है नरेंद्र मोदी की। तो आरएसएस का चमचा एक ही बचा हुआ है इनके पास, या नितिन गडकरी या फिर ये शिवराज सिंह चौहान। और ये खुद राष्ट्रपति बनने की फिराक में है। नरेंद्र मोदी की महाभियोग से बच जाऊंगा, कम से कम 5 साल तो चल जाएंगे, वरना इसके पास सुसाइड करने के अलावा दूसरा रास्ता नहीं है। जनता फांसी तोड़ देगी, इसे छोड़ेगी नहीं। सड़क पे उतर गया तो इसके मतलब कच्चा भी नहीं छोड़ेगी, इसके शरीर पर ऐसा हाल है। अगर किसी को लगता है ना कि चैनल पे गलत कमेंट करके या इस वीडियो पे कुछ ऐसा बोल के बच जाएंगे, तो ये जितने भी अंधभक्त हैं ये मत सोचना कि ये पहले वाली बात है। आज युवा जो पढ़े लिखे लोग हैं बहुत गुस्से में हैं। एसएससी का अभी जो घोटाला हुआ, जो गेम प्लान हुआ, सारे एग्जाम्स में धांधली हो रही है, सब झूठ पर। अभी ये अपना खैनी है मुख्यमंत्री, बसों के ऊपर एडवर्टाइजमेंट चला रहा है डायलिसिस के ऊपर। अस्पतालों में मशीन नहीं है और डायलिसिस की एडवर्टाइजमेंट, सारा फ्रॉड पे चल रहा है, सारा कुछ गलत जानकारी दी जा रही है। जनता को अभी हम लोग बोलना सिखाएंगे, सवाल करना सिखाएंगे, संगठित होना भी बताएंगे, अपने हकों की आवाज लड़ाई लड़ना भी सिखाएंगे, और अपने गांव को कैसे बचाना इस पर भी ये चर्चा में उसको शामिल करेंगे। और बहुत जल्दी जनता सरकार मोर्चा इस मिशन के ऊपर पहले 300 आदमी उतार के हर गांव तक पहले अपना विजन लेकर के जाए। और जिन जिन लोगों को ये लगता है कि अपनी अपनी व्यवस्था बनानी है, वो लोग आगे आकर के सपोर्ट करें निडर जेएसएम को। निडर इंडिया चैनल है अपना यूट्यूब का, उसके ऊपर। सर ये जो निडर इंडिया और जेएसएम है, प्रेफरेंस किसको दोगे आप? निडर इंडिया, जेएसएम, देवेंद्र, अमित, ये अलग नहीं। कई चीजें क्या है सर, जो मैं दर्शकों की कंफ्यूजन दूर करने के लिए पूछ रहा हूँ। मैं कंफ्यूज करने के लिए बोल रहा हूँ। बात इंपॉर्टेंट है ना। हाँ। कोई भी बोले यार, क्या फर्क पड़ता है, आप सीखो, किसी चैनल पे हो रहा हो। मैं ये कह रहा हूँ, नाम में फंसना ही नहीं है। नाम को कभी भी बदनाम किया जा सकता है, आदमी में भी नहीं फंसना। देवेंद्र को कल बदनाम कर दोगे तो बात गलत थोड़ी हो जाएगी। काम सीखो, बात तो सही है ना, बात पे जाना है। इसलिए जानबूझ के मैं कह रहा हूँ, क्यों चक्कर में पड़ते हो कि मैं क्या करना चाहता हूं, मेरा क्या उद्देश्य है। तुम ये बताओ, तुम्हें अपने गांव की व्यवस्था खुद बनानी है कि नहीं बनानी है? तुमको अपने गांव में हर बच्चे को रोजगार देना है कि नहीं देना है? तुमको अपना जल जंगल जमीन जानवर बचाना है कि नहीं बचाना है? तुम अपने उत्पादन में हिस्सेदारी करना चाहते हो कि नहीं चाहते हो? मैं तो इतनी सी बात कर रहा हूं। मैं ये कर ही नहीं रहा हूं कि मुझे सपोर्ट करो, मैं ये कह रहा हूं हमारी सपोर्ट लेके, हमारा इस्तेमाल करके अपने गांव की व्यवस्था बनाओ। बेसिकली इसमें डिफरेंस है। लोग कहते हैं तुम हमारा सपोर्ट करो, हम तुम्हारे लिए ऐसा करेंगे। हम कहते हैं हम तुम्हारे लिए कुछ नहीं करेंगे, हमको जो पता है वो हमसे ले लो, बात खत्म, और अपना काम चालू करो। तो इसलिए थोड़ा डिफरेंस है ये। जो भी आपने एक पॉइंट रखा,
नरेंद्र मोदी अगर इनसिक्योर हो गया, बहुत खतरनाक आदमी है। हाँ। ये बात तो अभी साबित हो चुकी है। अरे हाँ, कि वो इनसिक्योर हो चुका है। ये बात भी आपने बताई कि इमरजेंसी के हालात अभी पैदा होने वाले हैं कुछ समय में। कितना समय लग सकता है इसके बारे में एग्जैक्टली हम नहीं बता। 2026 से पहले पहले कांड होलेगा, इमरजेंसी में देश चला जाएगा। बिल्कुल। ऐसे में हमारे पास, जनता के पास सरवाइव करने के लिए क्या विकल्प बचेंगे, आप इसके बारे में 2 साल का अनाज अपने पास सुरक्षित रखिए कम से कम। नौजवान बच्चों को अपने घर के कामों में इनरोल करना चालू कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बिजली का, मशीनों का, मोबाइल का कम से कम इस्तेमाल किया जाए, इस पे जाइए। डिजिटलाइजेशन कम से कम करना चालू कीजिए। मैनुअल काम को हाथ से, मांसपेशीय ऊर्जा का इस्तेमाल कीजिए। पैसे कैश में इस्तेमाल कीजिए, डिजिटल मत कीजिए। बैंकिंग पे जाइए ही मत, आपस में लेन देन को बढ़ाना चालू कीजिए। कैश बचा नहीं है जी, नहीं बचा तो मारो गोली ना। बैंक को जाके बोलो मेरा कैश दो, अगर नहीं है तुम्हारे पास तो तुमने ये जमा करने का नाटक क्यों करके करा हुआ है। बैंक को कोई थपड़ा के भगाना पड़ेगा ना, तब जा करके बचेंगे हम लोग। अपने गांव के अंदर अपनी व्यवस्था में एक दिन तो कम से कम बिना मोबाइल के गुजारने की कोशिश करो, कि कम से कम एक दिन हम बिना मोबाइल के देखते हैं रह करके। उस दिन शांति ज्यादा मिलती है कि कम मिलती है, उसका टेस्टिंग चालू करो। बिल्कुल। ज्यादा से ज्यादा लोगों के आपस में जो निर्भरता है उस पे काम करिए, कि आपको ज्यादा से ज्यादा मेरे से मतलब पड़ना चाहिए, तभी आप मेरी लिहाज करेंगे, तभी आप समाज को वैसा बनाएंगे कि आदमी इंपॉर्टेंट हो, मशीन और पैसा इंपॉर्टेंट ना हो। और बुजुर्गों को, बच्चों को और महिलाओं को खास तौर पे बचाने की दिशा में काम करना चालू कीजिए। इसमें नौजवान बहुत आगे आकर के काम कर सकते हैं। अपने बीज बचाने की दिशा में काम कीजिए, कि आपका इंडिजीनियस बीज हो। अगर हाइब्रिड बीज होगा, कंपनी का दिया हुआ बीज होगा, उस कंपनी के बीज में ही बीमारियां आती हैं, उस कंपनी के बीज में ही वो बांझ बीज होता है, तो अगली बार जो है वो फसल भी नहीं आती है, और जो खाने वाला वो भी बांझ और नपुंसक होता है। अभी भी शिकायतें आ रही हैं गेहूं में, धान में, सब जगह आएगी ये हमने पहले बताया था। पैदा होते हैं पर वो बड़े अभी भी आ जाएगा। तो गरीब आदमी, अमीर आदमी, खेती वाला आदमी, किसान आदमी, मजदूर आदमी, मिस्त्री आदमी, सब आपस में एक दूसरे के साथ सामंजस्य में रहने का एक प्लान। देखो, प्रिंसिपल रूप में हमको चीजें बनानी पड़ेंगी, सिद्धांतिक रूप में। अलग अलग जगह पर अलग अलग चीजें होती हैं कि इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, इस पर चर्चा चालू करनी पड़ेगी। वो हम आगे चर्चाओं में करेंगे, क्योंकि इट्स नॉट लाइक कि आपको कोई मैनुअल दे दिया जाए कि तुम ये लाइनें कर लो। पैटर्न ये है कि बीज आपके पास अपना हो और पानी आपके पास अपना हो। मतलब सबसे पहले जो लोग अपने गाँव में काम करना चाहते हैं, आपके पास अपना पानी होगा तो आप बच सकते हैं। अगर पानी टूटी से आता है तो उनको टूटी में एक ही दिन केमिकल डालना है। केमिकल आज डाला है, हफ्ते बाद पैरालिसिस, बीमारी, आपको फोड़े, फुंसी और ये सब होना चालू हो जाएगा। आपको अगर ध्यान हो, पुराने समय में कुछ लोगों को पोलियो के बारे में और स्मॉल पॉक्स के बारे में गलत जानकारियां दी गई हैं, और ये पुराना पैटर्न है। इसके लिए आप जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984, उसको पढ़ लीजिए, तो जानकारियां किस तरह से मैनिपुलेट की जाती हैं वो पता चल जाएगा। सत्ताएं कैसे काम करती हैं, उसी की किताब एनिमल फार्म है, उसको पढ़ लीजिए। तो मैंने एनिमल फार्म हाँ, बुक का नाम है। बुक किताब 100-150 पेज की किताब है, बड़ी छोटी सी शानदार किताब है। उसमें जानवरों का बाड़ा है, जंगल है, वहां उनके माध्यम से, जानवरों के माध्यम से समझाने की कोशिश की गई है कि किस तरह से आपके ऊपर राज किया जाता है। उसमें कम्युनिस्ट और मतलब लेफ्टिस्ट और राइटिस्ट विचारधारा के दोनों जानवर क्या क्या कैसे काम करते हैं, क्योंकि आपको पता नहीं है। आपको लगता है कि लेफ्ट और राइट अलग अलग है, आपको कम्युनिस्ट और ये भाजपा वाले अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन गेम क्या है इनका। कम्युनिस्ट ये तय करता है कि ब्लेम किसको करना है, उसका काम है ब्लेम बताना कि इसको ब्लेम करो, सरकार को या फलाने को, ढिमकाने को, इसको ब्लेम करो। और जो राइटिस्ट है, जो राइट विंग वाला आदमी है, वो बताता है कि डरना किससे है। मतलब वो आपको वो डर के माहौल में और वो ब्लेम के माहौल में, तो ये पूरा गेम प्लान दोनों मिलकर करते हैं। तो आपके लिए अलग होंगे, लेकिन सत्ताधारी वो एक ही है बेसिकली। और वो आपने देख भी लिया होगा, वही आदमी बीजेपी में होता है, वही आदमी कांग्रेस में होता है। जब कांग्रेस में होता है, कांग्रेस की भाषा बोल रहा है, हम ये विचारों की लड़ाई है, ये फलाने की लड़ाई है, ये धमकाने की लड़ाई है। और जब उधर जाते हैं तो ये भारतीयता की लड़ाई है, संस्कृति की लड़ाई है, फलाने की लड़ाई है, और पूरा प्लान के साथ चलता है। तो जो मैं बता रहा था कि बीज, पानी, मतलब मैंने पानी बोला आपको कि पानी आपके पास अपना होना चाहिए। अगर पानी नहीं है तो हाँ, स्मॉल पॉक्स और वो मैंने पोलियो की बताई। अब आपको पता नहीं है, पोलियो के बारे में आपको गलत जानकारियां दी गई। कैसे दी गई जानकारियां? आपको पोलियो कब हुए, आपने अगर गौर किया हो और नोटिस किया हो तो मैं आपको थोड़ा सा एग्जांपल बताता हूं। डीडीटी का जब, हाँ, गांव में डीडीटी का छिड़काव किया गया,
जब डीडीटी का छिड़काव हो रहा है उस वक्त जो महिलाएं प्रेग्नेंट हैं उनके ऊपर जब उस केमिकल का असर होता है तो अखबारों में छपना पोलियो चालू हुआ और पोलियो की एक एक खबर को बड़ा हाईलाइट, जैसे अब कोरोना की खबरों को इस तरह हाईलाइट किया गया वैसे किया गया और ऐसा प्रचारित किया गया कि पोलियो एक बहुत बड़ी बीमारी है। उधर से बोला कि वैक्सीन बन गई है जैसे कोरोना की वैक्सीन बनी और फिर डीडीटी का छिड़काव बंद कर दिया तो केसेस का जिक्र करना बंद कर दो, आप अखबार में जिक्र करना बंद कर दो, आपको लगे वो हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल, बिल्कुल, सिंपल सा फंडा है। तो आप तक जानकारी सारी की सारे देश में, हरियाणा में जानकारी पंजाब की आ रही है, पंजाब में जानकारी हरियाणा की आ रही है, सारी फर्जी आ रही है, वो मैनिपुलेट करने के लिए आ रही है। तो इसी तरह से बस पोलियो को इंट्रोड्यूस किया गया, इसी तरह पोलियो की वैक्सीन को इंट्रोड्यूस किया गया। अगर रिसर्च करोगे, डॉक्टर कमलप्रीत सिंह की किताब है द वैक्सीन क्राइम रिपोर्ट, उसमें आपको पता चलेगा कि पोलियो की वैक्सीन से ज्यादा नुकसान हुआ जबकि पोलियो से उतना नुकसान नहीं हुआ। इसी तरह जैसे कोरोना की वैक्सीन ने अपना काम बढ़िया किया, कोरोना इतना काम नहीं कर पाया। इतना नहीं किया। मतलब ये गेम प्लान आपको समझना पड़ेगा। ये समझोगे तो आपको सारी की सारी वैक्सीन का खेल समझ में आएगा। इसी तरह से ये तो था मैंने बताया। अब आगे स्मॉल पॉक्स की बारी। पूरे गांव के अंदर सब कुछ सही है, कोई बीमार नहीं चल रहा है, कोई कुछ नहीं चल रहा है। अचानक से मंत्रालय का आदमी आता है और वो कहता है कि आपके गांव का पानी खराब है, यहाँ फ्लोराइड ज्यादा है तो इसलिए आपके दांत खराब होंगे और इसलिए हम लोग कुछ दवाई डाल रहे हैं जो पानी की सफाई करेगा। वो दवाई जब डलती है कुओं में, क्योंकि तब पानी कुएं से आता है पीने का, जब वो कुओं में डलती है जहां से आदमी पानी पी रहा है तो बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को फोड़े, फुंसी और माता और वो सब निकलना चालू हो जाता है और फिर गांव में झोला छाप डॉक्टरों की एंट्री होती है और फिर डेंटिस्ट की एंट्री होती है। तो उधर से दांत खराब होते हैं, उधर से स्किन खराब होती है, उधर से बीमारियां आती हैं और फिर वो एलोपैथी की एंट्री होती है। तो इट वाज ऑल गेम प्लान। आपको समझ में आए, आज आए, कल आए, मुझे दवाइयां बनाने वाली कंपनी इनकी है। अगर आप दवाई बनाना चाहते हो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट चाहिए, वो आपको मिलेगा नहीं। अगर आपने बना दी तो आप इलीगल हो, आपको जेल हो जाएगी। तो जो पावर है अल्टीमेटली, अभी भी कोरोना के टाइम पर हमने तो सरेआम बोला था कि हम पास बैठते हैं, झूठा खाते हैं, पास बैठते केस भी लगाया आपने, मुकदमा भी है, जेल भी गए। लेकिन मेन बात ये थी कि हमने बोला खड़े होकर के, आईएमए के डॉक्टर्स हमारे खिलाफ खड़े हो गए। अब रामदेव के ऊपर भी उन्होंने मेरे ख्याल 8,000 की 6,000 करोड़ का 600 करोड़ का कुछ लगाया था उन्होंने डिफेमेशन का। हमारे ऊपर लगा नहीं सकते थे क्योंकि उन्हें देखा कि यार इसके तो ना जमीन नाम है ना इसके पास पैसा है, तो क्या लगाएंगे। तो मेरे को आईएमए के उस डॉक्टर्स के साथ सेटिंग, मतलब वो कन्वर्सेशन करने का मौका मिला और एक चैनल के ऊपर भी मैं बोला था और मैंने कुछ कॉमन सवाल पूछे थे। तो बोले कि तुम अनपढ़ों जैसी बात करते हो। मैंने कहा मैं कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं यार, मैं अनपढ़ और पढ़े लिखे का तो उसको कोई लिंक नहीं है। मैं कह रहा हूं कि दिल्ली के बॉर्डर पर किसान आंदोलन में मैं पिछले 1 साल से बैठा हुआ हूं और उस बॉर्डर के, टिकरी बॉर्डर के इस तरफ एक भी आदमी की मौत नहीं हो रही और परली साइड लाशों के ढेर लगे। ये कैसे हो सकता है? विद इन 500 मीटर कैसे हो सकता है यार? आपको नहीं समझ आ रहा है? वही लोग उसी अस्पताल के आसपास चक्कर काट रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सर इस सरकार में यही तो गड़बड़ है। लॉजिकल सवाल तो आप पूछ नहीं सकते, पूछ ही नहीं पा रहे हैं ना, क्रिमिनल हो। बिल्कुल। तो इसलिए क्या है कि पानी आपको बचाना होगा, अपना पानी आपको साफ सुथरा अपना खुद का रखना पड़ेगा। और ये फैक्ट्रियां जितनी भी हैं, आपने देख लिया होगा अब तो सारी फैक्ट्रियों में, सारे इंडस्ट्रीज के अंदर लोकल आदमी को नौकरी चपड़ासी की, गाड़ी के ड्राइवर की, दूसरे काम करने की, कलर की तक तो मिल जाएगी। वहां अफसर जो होगा वो बाहर से आएगा। तो कितना बड़ा गेम है। वहां का लोकल आदमी है, उसको जानकारी ना हो जाए इसलिए उसको ऐसे पद पर रखा जाता है कि वो मेन काम में इंटरफियर ही ना कर पाए या जांच ही ना कर पाए, देख ही ना पाए कि सत्यानाश कैसे किया जा रहा है। और जो देख पा रहा है वो इतनी दूर से बुलाया गया है कि वो यहां अगर बोलेगा तो अकेला पड़ जाएगा, उसको कभी भी रगड़ देंगे, उसको बदल देंगे। तो दोनों तरफ से पूरे समाज को तोड़ा जा रहा है। माइग्रेशन को कम से कम कीजिए, अपनी जड़ों को छोड़कर मत जाइए, गांव छोड़कर शहरों में शिफ्ट होना कम कीजिए। जैसे मैं आपको बता रहा हूं, मैं अपने गांव से पढ़ाई के नाम पर निकला था और अब तक वापस नहीं गया हूं। लेकिन अभी मैं इसको किस तरह से देखता हूं, यदि मैं जिस काम में कार्यक्रम करते हो, गांव में जाते हो? नहीं, मैं तो गांव में ही रहता हूं। बेटा मेरा लॉन टेनिस का इंटरनेशनल प्लेयर है, उसे खेलने के लिए ऐसी जगह पे रहना पड़ेगा जहां पर ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो, एजुकेशन। बल्कि मेरे गांव में जिस दिन सुविधा हो जाएंगी मैं उसका इस्तेमाल करने वाला हूं अपने गांव के लिए ही। लेकिन वहां से ला करके गांव के अंदर
मतलब प्रतिभा को लाया जाए, ना कि प्रतिभा पलायन हो। तो हम भी इसको बहुत आगे, एक बहुत ही एक्सटेंसिव प्लान हमने बनाया है। हर गांव से 2 बच्चे लेकर के एक शिष्य कुल की स्थापना करने की जो योजना है, जो महेंद्रगढ़ में आप, आई डोंट नो कहाँ, लेकिन उसके ऊपर अभी जब 300 लोगों की टीम निकलेगी तो पता लगेगा। लेकिन मेन बात यह है कि अपनी जड़ों को छोड़ करके जाने की कोशिश मत कीजिए। और अगर जा रहे हो, मतलब इन केस आपको जाना ही पड़ रहा है, तो डॉक्यूमेंट अपने गांव के रखिए, बाहर के डॉक्यूमेंट्स मत बनाइए। एड्रेस अपडेट आपने यदि वहां का डॉक्यूमेंट बना लिया जहां आपके पुरखे पैदा नहीं हुए थे, तो आप शरणार्थियों की कैटेगरी में आने वाले हो भविष्य में। जो ये अभी देखो ना, बिहार के अंदर जो SIR चल रहा है, वहां पर चुनाव आयोग ने ये मान लिया है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हो। ये जो कॉन्सेप्ट है सर, मुझे एक चीज समझ नहीं आ रही है। यहाँ पे सबसे बड़ा फ्रॉड तो ये हो रहा है, भारत की जो नागरिकता है, आप पासपोर्ट अगर आपके पास है तो आप भारत के नागरिक हो, राइट? ये इनका कहना है। वो भी कोई जरूरी नहीं है। अभी आधार, पासपोर्ट बनवाने के लिए क्या चाहिए? मैं उसी खेल को बता रहा हूं आपको। देखो गेम क्या है। सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दे करके चुनाव आयोग और गृह मंत्रालय ये कह रहा है कि आधार कार्ड इस देश की नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। ड्राइविंग लाइसेंस भी प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। राशन कार्ड भी प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। आपका वोटर कार्ड भी प्रमाण पत्र नहीं है। ठीक है। और आपका आइडेंटिटी प्रूफ जो ये बैंक का कागज है वो भी प्रमाण पत्र नहीं है। कॉपी भी प्रमाण पत्र नहीं है। पैन कार्ड भी प्रमाण पत्र नहीं है। आपकी नागरिकता का प्रमाण पत्र है ही नहीं, कोई कागज है तो आपको कागज किस लिए बना रहे हो? यही मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। जो कागज बना रहा है वो इस देश का नागरिक नहीं है, वो रिफ्यूजी है बेसिकली। और जो अभी पासपोर्ट वाला खेल है ना, इसको भी बाद में पता चलेगा। तो जिसके पास कोई कागज नहीं है इस देश का, वही मालिक है। वही मालिक है, असली मालिक वही है जिसने वोटर कार्ड में, वोटर लिस्ट में अपना नाम नहीं डाला, बल्कि जिसकी व्यवस्था जंगल आधारित है, जो सरकारों के मंत्रालयों से कोई सुविधा नहीं लेता, जैसे कोई पेंशन ना लेता हो। कल ये वो घोषित कर दें घुसपैठिया। घुसपैठिया कैसे हो जाएगा? मेरे गांव में जो चल रहा है, दिल्ली गुड़गांव में पुलिस पकड़ रही है लोगों को भाषा के आधार पर। मैं शहर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं शहर की बात, शहर तो नरक हैं। शहर भारत में नहीं आते, मैं आपको पहले बता रहा हूँ। शहर की व्यवस्था भारत की व्यवस्था नहीं है। भारत की व्यवस्था है गांव की व्यवस्था, और गांव की भी व्यवस्था है जो जंगल आधारित अर्थव्यवस्था। तो भारत है क्या सर एक्चुअली? भारत गांव है जहां आपकी अर्थव्यवस्था जंगल आधारित है, जहां पैसे का कोई लेन देन नहीं है। एक चीज है व्यापार, एक है व्यवहार। जहां व्यापार को प्राथमिकता नहीं दी जाती, व्यवहार को प्राथमिकता दी जाती है, वो भारत है। जहां संविधान नहीं लागू होता, जहां कुदरती संविधान लागू होता है। कुदरती मतलब नेचुरल जस्टिस विल प्रिवेल, नेचुरल कुदरत का संविधान जहां चलता है, जहां लिखित नहीं मौखिक चलता है, जहां प्रकृति सबसे ऊपर है, जहां इंसानियत, जीव जंतु, पर्यावरण सबसे इंपॉर्टेंट है, जहां की व्यवस्था में आपको मुझे कुछ भी खरीद कर नहीं देना है और मजबूरी में नहीं देना है, वो गांव है और वही भारत है। एक इम्पोर्टेंट असल भारत वो है। सवाल यहाँ पे, हाँ, और वही भारतीय है। अभी जो हमारे लॉजिकल माइंड है वो ये पूछेंगे इस बात पे कि जो ये व्यवस्था बनाई गई है, सारी जो डॉक्यूमेंटेशन बनाई गई है, पुलिस बनाई गई है, सारा कुछ, अगर सब कुछ मौखिक चलेगा तो क्राइम बढ़ेगा। तो अगर ये व्यवस्था ना होगी तो क्राइम को मौखिक तौर पर कैसे रोकेंगे? किसने कहा ये? चलो एक काम करते हैं, देखो अगर जो बोलने वाले, कमेंट करने वाला साथी, सिर्फ एक बात मेरी मान लेना, हाथ जोड़कर विनती है आपसे, एक बार रिसर्च करो उस गांव में नशा ज्यादा है जहां पुलिस चौकी नहीं है, या उस गांव में नशा ज्यादा है जहां पुलिस चौकी है। ये पॉइंट है सर। ठीक है, फिर ये पता करो कि पुलिस चौकी बनने के बाद नशा बढ़ा उस गांव में या पहले बढ़ा। मतलब ये जो व्यवस्था है ये क्रिमिनल्स, क्राइम पैदा करती है, क्रिमिनल्स की सुरक्षा के लिए है, ये बढ़ाती। जजेस हैं, कोर्ट है, न्याय है, जिसका सॉरी ये जो कोर्ट है, जो अर्थव्यवस्था है, पूरी न्याय व्यवस्था है, पुलिस है, मंत्रालय हैं, ये जो जितनी भी व्यवस्था है, ये आपको इनके ऊपर निर्भर करने के लिए है। पुलिस पे तो आरोप लगते हैं कि वो शिकायतकर्ता को ज्यादा टॉर्चर करते हैं। एग्जैक्टली, मैं आपको सेटिंग जिनकी है सिर्फ वो वहां बच सकते हैं, जिनका हफ्ता जाता है सिर्फ वो बच सकते हैं। अदरवाइज आपकी सेटिंग नहीं है तो आप धंधा नहीं कर सकते, आप गाड़ी चला नहीं सकते, बिना चालान के बच नहीं सकते, आपको छोड़ेंगे नहीं वो किसी भी कीमत पर। परिवादी को फालतू बोलोगे तो रगड़ देंगे। परिवादी को ऐसे डील करते हैं जैसे ये खुद, जैसे यही क्रिमिनल है। तो एक बार जाकर उनके भाषा तो देखो ना आप, जिसको वास्ता पड़ा उनको पता है कैसे
तेजी से बात करते तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि पहले एक बार चेक तो करो कि जहां पॉलिटिक्स आई तब समाज का ढांचा बिगड़ा या पहले बिगड़ा। जहां बैंक आया वहां कर्जा बढ़ा, वहां टेंशन बढ़ी या कम हुई, समृद्धि बढ़ी है। कि आप गाड़ी को समृद्धि कहते हो क्या? मतलब आपको ये समझना पड़ेगा ना कि आप किसको समृद्धि कहते हो। तो जो भाई ऐसा करना चाहते हो वो 1-to-1 डिबेट में आकर के बात कर ले, वो चर्चा कर ले, या फिर एक बार जाकर के रिसर्च कर ले कि आपके समाज में अगर शिक्षा बढ़ रही है, आप कह रहे हो तरक्की बढ़ रही है, और उसी समाज में नशा भी बढ़ रहा है, बच्चों का पलायन बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, अपराध बढ़ रहा है, तो व्यवस्था खराब दिशा में जा रही है ना, इसका मतलब तो। और जिस जगह पर अपनी व्यवस्था है, अभी आप चलो, मैं लेके चलता हूं ऐसे गांव में जहां कोई बीमार नहीं पड़ता, आज भी ऐसी जगह है, क्योंकि वहां डॉक्टर नहीं पहुंचा। डॉक्टर पहुंच जाएगा, बीमार होना चालू हो जाएगा, सिंपल है। हाँ, जहां पुलिस नहीं है वहां अपराध ही नहीं है, जहां जज नहीं है वहां कोई चक्कर ही नहीं है, जहां कुदरत को प्राथमिकता दी जा रही है वहां कोई डिप्रेशन नाम की कोई चीज नहीं है, टेंशन नाम की कोई चीज नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है भाई? आपने ये कपड़े पहने, मैंने ये क्या फर्क पड़ रहा है? मैं अगर फटे हुए पहन रहा होता, मेरी बात तब गलत हो जाती क्या? कोई फर्क नहीं, तब कोई क्या फर्क पड़ रहा था? ठीक है, हम लोगों ने ये एक पैमाने बनाए हैं कि इस तरह से रहने वाले आदमी को बढ़िया कहेंगे, इस तरह वाले को खराब कहेंगे। भविष्य में मौका मिला तो कभी इस चीज को भी हम लोग, देखो क्या होता है, मैं जब इंस्टीट्यूट मैंने खोलना चालू किया, मैं ये बातें मैं सरकारी स्कूल में पढ़ाता था, और सरकारी टीचर मैं इसलिए बना था कि मैं गरीब बच्चों के लिए और समाज के लिए और गांव के लिए कुछ करना चाहता था। लेकिन नौकरी करके मुझे रियलाइज हुआ कि सिस्टम काम नहीं करने देगा, तो मुझे शिफ्ट होना था कि मुझे अपना सिस्टम बनाना है। अब मेरे पास 2 चॉइस थी, मैं इस पूरे सिस्टम को अपने गांव में खड़ा करूं, या मैं किसी ऐसे शहर में करूं जहां पर मतलब थोड़ा सा जिसको आपने पैमाना बनाया है कि ये बड़ा शहर है और ये समृद्ध शहर है। अब मेरी अपॉइंटमेंट की फीस 1.5 लाख रुपया है। अभी किताब लॉन्च हो जाएगी तो 2 लाख रुपये मैं कर दूंगा इसकी अपॉइंटमेंट की फीस। जानकारी के लिए बता देता हूँ दर्शकों को कि डॉक्टर साहब की किताब आ रही है, जो इनका कोर्स है वो उसी पे आधारित है, पेरेंटिंग पे। हाँ। और जो इनकी फीस उस टाइम पे 1.5 लाख से 6 लाख रुपए तक होती थी, अगर आप वो बुक बाय करते हैं तो वही आपको करीबन क्या प्राइस रखा है? 20 से 50 हजार के बीच हम लोग रखे हैं किताब की कीमत को। वो हम बाद में बताएंगे उसमें क्या है। लेकिन मैंने ये बोला है कि मैं जो मैंने कुछ दोस्तों से, बाकी लोगों से सलाह ली, तो मैंने कहा कि मेरे पास 2 चॉइस हैं कि मैं गांव में जाकर शिफ्ट हो जाता हूँ करनाल से, और मैं वहां अपना सिस्टम खड़ा करता हूँ। तो उन्होंने बोला आप एक बात बताओ, कोई अमेरिका से आना चाहता है या कोई दूसरी जगह से, मेरे क्लाइंट क्योंकि ओवरसीज बहुत ज्यादा हैं, मोटे पैसे वाले लोग हैं, क्योंकि 1.5 लाख रुपया कोई नॉर्मल कमाने वाला पैसा तो नहीं देगा ना, तो इसलिए मैंने उनके लिए गांव के व्यवस्था में काम किया कि मैं अपनी सर्विस फ्री दूंगा, ताकि मैं उधर 4-5 दिन में अपने परिवार का काम कर लूं और बाकी का दिन मैं समाज को दे पाऊं। बिल्कुल, समाज का पैसा मैं घर नहीं लेकर जाता और घर का पैसा मैं समाज में नहीं लगाता। मैं कहता हूं समाज का काम समाज के पैसे से हो और मेरा परिवार मेरी कमाई से चले। मैं इस थीम पे रहता हूं। तो मैंने बोला कि मैं कहां जाऊं शिफ्ट होकर के। क्या गांव में बैठे आदमी को अमेरिका में बैठा आदमी 1.5 लाख रुपया दे देगा? उससे 1.5 लाख रुपया अगर लेना है, लॉजिकल सवाल, तो उसको चमकता हुआ ऑफिस दिखाना पड़ेगा, थोड़ा सा पीछे बैकग्राउंड भी बनानी पड़ेगी। हमें क्यों ये पॉडकास्ट करने के लिए सब करना पड़ रहा है, बाहर जाकर लाइटों का अरेंजमेंट और सारा कुछ करना पड़ रहा है। बाहर जाकर के भी तो कर सकते हैं, बट वो अट्रैक्टिव लगे, वो बंदा देखे, फिर बाद में बात समझ में आ जाएगी, फिर कहीं भी खड़े होकर के बोल देना, फिर समझ में आ जाएगा। एक बार उस आदमी को पहले हमारी बात सुनने के लिए तैयार तो करें हम। वो एक बार तैयार हो जाए, फिर वो कहता है कि मेरे ये कपड़े उतार कर धोती पहनने से तुम्हें अपनी व्यवस्था बदलोगे, मैं पहन लूंगा। मैं कह रहा हूं तुम मेरे कच्चे में चलने से भी अपनी व्यवस्था बदलते हो तो मैं चल लूंगा। तुम कहते हो चंडीगढ़ से गांव में रहना है, तुम कहोगे मैं अपना घर भी छोड़ने को तैयार हूं, फिर भी कर लूंगा। तुम बदलने के लिए तैयार तो हो जाओ, तुम पहले सुन तो लो, तुम पहले उस लॉजिक पे बात तो कर लो, पहले तुम उस पर चर्चा तो चालू करो, पहले डिस्कोर्स तो शुरू हो इस पे। वो आदमी जो जिसके, अब मेरा क्लाइंट कौन है? गवर्नर्स, मंत्री, मुख्यमंत्री, उनके बच्चों, मतलब दूसरे मंत्रालय के लोग, बड़े बिजनेसमैन, बाहर के लोग, वो मेरे क्लाइंट्स हैं, एलिट क्लास के। ठीक है, जितना जुडिशरी के लोग भी वो मेरे क्लाइंट्स हैं। अब वो तो मेरे को पैसा दे के मिलते हैं। ये सर बोलते नहीं आपको कि आप हमें
इतना गालियां देते हैं। क्या बताऊं मैं आपको, बताऊंगा फिर कभी मौका लगेगा आने वाले वक्त में। तो वो मैंने कहा मैं अभी अभी गाली दे के आया हूँ चैनल पे आपको, और उनके साथ बैठ के मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि उनको अपने बच्चे के बारे में सलाह लेनी है, तो वो मेरा क्लाइंट है बेसिकली, इट्स नॉट लाइक दैट। लेकिन वो कहते हैं यार मतलब ये आदमी मतलब झूठ, आप झूठ नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि आप सच कह रहे हो, व्यवस्था ऐसी है और हमें भी इस व्यवस्था में ऐसा करना पड़ रहा, मतलब उनको ऐसा लगता है वो मजबूर है, लेकिन नहीं, वो घाघ हैं इतने, वो इतने गलत लोग हैं। हम नहीं बोलते हैं, मैंने तो नहीं बैंक बैलेंस बनाया इतने सारे लोगों के साथ लग के, अभी किसी मंत्री के साथ सेटिंग करके, जैसे आधार कार्ड वाले ने 1700 रुपए में आधार कार्ड बेच दिया है, वैसे हम लोग अपनी सर्विस भी बेच सकते हैं। बिल्कुल। और पहले बहुत सारे मौके भी आए हैं, लेकिन मैंने कहा कि फिर आम इंसान तक बात नहीं पहुंच पाएगी ना हमारी, तो मैं आप तक पहुंच रहा हूं, आप पहले इसको आप ये कह दो ये गलत है, आप ये कह दो कि जो देवेंद्र भाई आप गलत कह रहे हो, और मैं फिर मैं बंद कर दूंगा। लेकिन मेरे 9 साल के इस तजुर्बे से ये साबित हो गया है कि बात मैं सही कर रहा हूँ, समाज की बात है, समाज बचाने की बात है, अगली पीढ़ी को बचाने की बात है, और इसे करते रहना चाहिए। फिर जब कभी मेरे व्यक्तिगत मेरे कपड़ों से, मेरी गाड़ी से, मेरे मोबाइल से, मेरे घर से, मेरे शहर से, मेरे रहने से अगर आपको दिक्कत है और उसको छोड़ने से यदि आप अपने गांव की व्यवस्था बदलने को चाहते हो तो मैं आज छोड़ दूंगा। लेकिन पहले आप बताओ ना आपको क्या चाहिए। क्या मेरे चंडीगढ़ से गांव में शिफ्ट होने से क्या आपके गांव की व्यवस्था बदल जाएगी? बिल्कुल नहीं। अगर बदलती है तो मैं आज छोड़ दूंगा, लेकिन नहीं बदलती है तो जब तक मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मेरी गांव में आना मजबूरी नहीं है, मेरी पैसे मैं लेता हूं 1.5 लाख रुपया, लेकिन मैं कह रहा हूं पैसे से लेन देन बंद कर दो। मेरा बैंक बैलेंस नहीं है, लेकिन मेरा खर्चा चलता है, तो कमाता हूं तो वो सीधा जो सामान लेना होता है उधर से चला जाता है। मैं ये कह रहा हूं मैं गाड़ी से इसलिए चलता हूं क्योंकि मुझे अगर ट्रैवल नहीं करूंगा तो मैं एक जगह से दूसरी जगह लोगों को समझाऊंगा कैसे? आपका काम नहीं हो पाएगा, मैं काम नहीं कर पाऊंगा, और फिर नंगड़ की नहीं सुनता कोई ट्रैवल के लिए। यहाँ वो जो कह रहे हैं ना अभी वो अशोक गहलोत की आपने वो वीडियो देखी होगी, उसका पर्सन से कहता है कि डिफेंडर ले लो, उससे तो टॉर बनता है, टॉर वाले की ज्यादा सुन रहे हैं। आपने समाज ऐसा घटिया बना दिया है कि आप पैसे वाले की सुन रहे हो, आप बड़ी गाड़ी वाले की सुन रहे हो, आप चमकते हुए सूट बूट वाले की सुन रहे हो, आप ताकतवर की सुन रहे हो, आप सही और गलत का निर्णय गलत ले रहे हो, इसलिए हम लोगों को ये सब नाटक करना पड़ रहा है। चमकते हुए सूट बूट वाले ने भी क्या हालत बना रखी है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ ना, ये नाटक है टोटल। हमारा गाड़ियों से चलना, शहर में रहना, ये मैं आपको सही बता रहा हूँ, नाटक है। वरना मैं चंडीगढ़ के एलीट जगह पर रहने वाला आदमी गांव में धक्के खाता फिर रहा हूँ, गर्म पानी से गला बचाता हुआ पूरी दुनिया को बता रहा हूं कि ट्रैवल करने के लिए इंसान नहीं बना है, और सारा दिन ट्रैवल कर करके मैं अपनी पूरी बॉडी में वात इकट्ठा कर रहा हूं। मुझे क्या पता नहीं है कि मैं अपने शरीर को कितनी तकलीफ दे रहा हूं। बिल्कुल, आई कैन बी देयर, बट मुझे वो नाटक करना पड़ रहा है क्योंकि मुझे आपको समझाना है, क्योंकि आपको समझ ही नहीं आती है उनकी बातें। मुझे पता है मोबाइल कितना सत्यानाशी है, लेकिन फिर भी मुझे मोबाइल से ही आप तक बात पहुंचाने, क्योंकि मीडिया थोड़ी मेरी बात लेकर के जाएगा आप तक। वो इस तरीके से समझाते भी नहीं है जी। देखो अब जो आप बोल रहे हो ना, अब कितने सालों से ये लड़ाई चल रही है कि गांव को बचाना है, प्राकृतिक चीजों को वापस लेके आना है, लोगों को समझ नहीं आ रहा था। लेकिन अब जो दिल्ली से जो खेल चल रहा है, अब लोग इसको रिलेट कर पा रहे हैं कि भाई ये जो बोल रहा था वापस उधर ही जाना पड़ेगा। और अभी तो शुरुआत है, मुझे लगता है शुरुआत है। मैं कह रहा हूं आपको, जो मैंने बातें आज से 5 साल पहले निडर इंडिया चैनल पर, आज से 4 साल पहले की बात करूं, मैंने बोला हुआ है कि ऐसे कानून आएंगे, आपको जबरदस्ती जमीनें, ये लोग आपकी जमीनें छीनेंगे, और ये हो रहा है। अब मैंने बोला था आपके गुद्दी में चिप लगनी है, आखिर में वो लगेगी। कैंसर वाले टीके के नाम पर आपकी बच्चियों के गर्भाशय निकालने पड़े थे, ये बिल गेट्स के ऊपर हत्या तक के मुकदमे दर्ज है। आदिवासी महिलाएं गुजरात में जो इसने एक्सपेरिमेंट किया था, जो सिविक कैंसर के नाम पर, बताया था आपको। आपके बच्चों को जो स्कूलों में दवाई दी जा रही है, जितनी टैबलेट्स दी जा रही है, उनका सेहत का चिंता नहीं है उनको। आपके बीमार होने से पहले सारे इंजेक्शन लगाने पड़ रहे हैं डॉक्टर, और बीमार होने के बाद आपका घर तक बिक रहा है। ये समझ नहीं आ रहा है क्या हम लोगों को? प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, कई डॉक्टर जो हैं जिनके जमीर जिंदा है, वो वीडियो जारी कर रही है उन्होंने। वो बोलते हैं कि यार कोई अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए आता है तो सिजेरियन, हमें टारगेट दिए जाते हैं कि काटो इनको। बिल्कुल, काटने के टारगेट्स हैं। बताया जाता है कि बीमारी नहीं देखनी है, आदमी का जेब देखना है, जेब देखकर काटना है उसको, मतलब काट दो, कुछ भी कर दो। और शाम को कह रहे जब ब्रीफिंग होती है तो
मतलब वाट लगा देते हैं हमारी। बैंक वालों की ऐसे लगती है, सुबह 9 बजे से लेके 10 बजे तक खड़ा लाइन में खड़ा करके कुत्तों की तरह गालियां दी जाती है। जो बैंक में नौकरी कर रहे हैं जाकर के पता कर लो कितने नए सीबीडीसी के खाते खुलवाए, डिजिटल अकाउंट खुलवाओ, ये सब नहीं कर चलेगा, नोट वगैरह से बंद करवाओ, बैन करवाओ। पूरा गेम प्लान जबरदस्ती उधर धकेला जाता है और हम आपको बता रहे हैं कि आपको अपने अधिकारों की रक्षा करनी है और आपको पता ही नहीं है कि आपके अधिकार क्या है। तो एक बार से समझ में आ जाएगा क्या? मैं नहीं समझता। इसलिए 9 साल से बोले जा रहे हैं हम कॉन्टिन्यूअसली। पुराने चैनल्स थे सारे डिलीट कर दिए उन्होंने सारा इतिहास, वरना मैं आज से 8 साल पहले जो बोला करता था वो भी अभी हो रहा है। जो ये अभी चल रहा है, जो चुनाव आयोग का कोर्ट केस चल रहा है, इसमें ऐसा लग रहा है, लोगों का आरोप है कि सुप्रीम कोर्ट भी जो एक संवैधानिक संस्था है वो दूसरी संवैधानिक संस्था के प्रति नरमी दिखा रही है, उस तरीके से उनके साथ डील नहीं कर रहा जैसे करना चाहिए। ये जो पूरा मुद्दा है, जजों को लोया होने से डर लगता है भैया, सर ये गोगोई होने में मजा आता है। राज्यसभा का सांसद बनाने का लालच पहले से दे दिया जाएगा, कौन सा जज फिर उसके बाद निर्णय लेगा? अब ये जो पूरा मामला है, अभी जो ये हालात है, ये कहाँ जाके आपको लगता है कि रुकेंगे? अनरेस्ट, टोटल अनरेस्ट, केओस, बर्बादी चारों तरफ, वो दिख रहा है साफ साफ। नरेंद्र मोदी जो है वो परेशान होगा, हालात खराब होंगे, इमरजेंसी आएगी। इसके साथ एक सवाल और जुड़ता है, क्योंकि अगर अब हम देखें वैश्विक हालात भी देखें, देखो अगर हम अपने पूरे देश के बारे में सोच रहे हैं तो वैश्विक हालात, पाकिस्तान जैसे ट्रीट कर रहा है अमेरिका के साथ मिलके, ट्रंप जो बोल रहा है, धमकियां दे रहा है, और सबसे बड़ी बात कि अमेरिका में भी एक नया राजनीतिक दल खड़ा हुआ है, वहां पे भी ट्रांसफर ऑफ पावर हो रहा है। देखो मैं आपको एक बात बताता हूं, एलन मस्क ने पार्टी बनाई है। नहीं भाई मैं आपको एक बात बताता हूँ, रशिया, चाइना, अमेरिका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नरेंद्र मोदी भारत है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो नरेंद्र मोदी के बयान को भारत का बयान कैसे कह रहे हो? वो तेरा मेरा बयान थोड़ी ना है, वो हम सबका बयान थोड़ी ना है। बिल्कुल। तो फिर कैसे? एलन मस्क ने ऐसा कर दिया, ट्रंप ऐसा कर रहा है, तो अमेरिका ऐसा थोड़ी कर रहा है, ट्रंप ऐसा कर रहा है। ट्रंप ही कर रहा है। अब ट्रंप को बिठाया गया है, अगर एलन मस्क उसका साथी है और वो थोड़े दिनों के बाद खिलाफ हो रहा है, अगर जेलेंस्की फलाना ढिमकाना ऐसे कर रहा है, अगर रशिया ऐसे बोल रहा है, पाकिस्तान ऐसे बोल रहा है, और चाइना ऐसे कर रहा है, ये सब आपको बहकाने के लिए और एक झूठी, एक सूडो डिस्कशन में लाने के लिए है। एग्जैक्टली। जो भी ट्रंप कर रहा है, जो भी मस्क कर रहा है, जो रशिया के ऊपर के जो बोल रहे हैं, सब स्क्रिप्ट के हिसाब से चल रहा है। पूरी दुनिया में 2 धड़े बनाने की तैयारी चल रही है। अभी तक पावर का केंद्र जो है वो अगर अमेरिका है और उससे लोग दुखी हो चुके हैं। मैं आपको बता रहा हूं, भारत को खत्म करना है, भारत को आज कंगाल करना है, डॉलर को गिरा दो। डॉलर के ऊपर है ना आपकी अर्थव्यवस्था, सोने के ऊपर होती तो भारत दुका तो डॉलर पे है। ऊपर से सिर्फ 4-5 लोगों के पास ही सारी ताकत है, उन 4-5 उद्योगपतियों को गिरा दो शेयर मार्केट से, भारत के पास कुछ भी नहीं बचेगा, खत्म हो जाएगा। सिविल अनरेस्ट और बर्बादी अपने आप खड़ी है। तो अमेरिका के डॉलर की ताकत को खत्म करना पॉप के आदेश के अंतर्गत जूस और यहूदियों के कहने से सब कुछ हो रहा है। पूरी दुनिया में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कंट्रोल कर रही है और किसी नेता की औकात नहीं है उनके खिलाफ उनके स्क्रिप्ट से बाहर बोल दे, ना ट्रंप की और ना चाइना की और ना उनकी। तो आपको केवल इतना समझना है कि ये सारा पावर शिफ्टिंग नए वर्ल्ड ऑर्डर के लिए हो रहा है, स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। आपको अपनी व्यवस्था बचानी है तो आपको पहले से उनसे पहले प्रो होकर के अपने देश को बचाने की और अपने गांव को बचाने की बात करनी पड़ेगी। आपको बिजली के बिना अपना बीज, अपना पानी, अपना गांव, अपनी व्यवस्था, जल, जंगल, जमीन, जानवर पे अपना कंट्रोल, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, राजनीति और खेती, धर्म से पूंजीवाद का खात्मा, इसके बिना आपके पास कोई रास्ता नहीं है इस वर्ल्ड की इस व्यवस्था से टकराने का। व्यवस्था से टकराने का काम व्यवस्था करेगी, व्यक्ति नहीं कर सकता है। इसीलिए आपको यह बात समझनी पड़ेगी, अमेरिका कुछ नहीं है, केवल ये जो सोने से शिफ्ट करके डॉलर पर आपके अर्थव्यवस्था को टिका दिया गया है, तो फेक हो गया। अब डॉलर को भी गिराया जाएगा और डॉलर को गिराने के लिए ही खेल चल रहा है, क्योंकि भारत को खत्म करने के लिए डॉलर का खत्म होना जरूरी है, बेहद जरूरी है। और दुनिया में दूसरा पावर सेंटर बनने के लिए, ताकि दुनिया को यह लगे कि अमेरिका की सत्ता को हमने चुनौती दे दी, तो दूसरी पावर बनाना है
तो डॉलर की सत्ता को खत्म करना पड़ेगा। और यही सब गेम प्लान के तहत हो रहा है, और ये विश्व युद्ध के बिना नहीं होता है। विश्व युद्ध से पहले के नेताओं के भाषण सुन लो, न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बढ़ेगा। विश्व युद्ध सेकंड वाले में नेताओं के भाषण सुन लो, वहां भी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर शब्द आपको दिखाई देने लगेगा। उस टाइम के कैनेडी के भाषण देख लो, उसमें न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का जिक्र है, और अभी मोदी के ये एग्जैक्टली सर ये बताते क्यों नहीं है जो ये नेता अभी नरेंद्र मोदी जी ताकत को छोड़ते हुए नाम क्यों नहीं लेते कि ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर दिया किसने? भाई उसका नाम तो लो। क्यों ले लेगा? आप पूछोगे तो बताएगा, आप पूछने की हिम्मत नहीं है आप में, चुनावों में उलझा देते हैं आपको। तो जो इमरजेंसी है, इमरजेंसी सिर्फ हम इतना समझे कि इमरजेंसी लगेगी, या ये भी मान लें कि अभी हम विश्व युद्ध की कगार पे भी खड़े हैं। इमरजेंसी लाने के लिए कुछ भी करना पड़े, टोटल कंट्रोल के लिए कुछ भी करना पड़े, वही होगा। ये जो पाकिस्तान अभी अमेरिका से धमकी दे रहा है, ये भी उसका पार्ट है। क्या पाकिस्तान की क्या औकात बोला? मतलब कोई सुक्कड़ सा पहलवान किसी बड़े 200 किलो के आदमी के सामने ऐसा बोले मैं तेरे दांत तोड़ दूंगा, मैं तेरे दांत। छोटा सा देश है वो, नहीं, उसकी इतनी हिम्मत कहाँ है बेचारे की। लेकिन वो पूरा स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है। जब भी युद्ध को इंस्टिगेट करना होगा, जब भी लोग मरवाने होंगे, जब भी आपकी जमीनें खाली करानी होंगी, युद्ध करवा दिए जाते हैं। पूरा स्क्रिप्टेड होता है भैया। कोई युद्ध अपने आप नहीं होता है, ना दोनों तरफ की सेनाओं में कोई चाहता, ना उस सेनाओं के माँ बाप चाहते, ना आप चाहते, ना मैं चाहता, ना दुकानदार चाहता। सिर्फ सोशल मीडिया के कुछ पालतू कुत्ते और ये नेता चाहते हैं अपनी सत्ता को बरकरार रखने। जवान भी नहीं चाहता जी लड़ने वाला। मैं कह तो रहा हूँ सेना का आदमी। सोशल मीडिया के कुत्तों की आपने बात की, अगर इस देश में कुछ भी होगा, मतलब कुछ भी अनहोनी होती है जो कि ये करवा के मानेंगे, तो ये जो नेशनल मीडिया है, मेरा ये मानना है कि नेशनल नहीं, गोदी मीडिया बोलिए, गोदी मीडिया। हाँ, मेरा ये मानना है कि अगर कुछ भी गलत होगा इस देश में, तो सबसे बड़ा हाथ इस गोदी मीडिया का होगा इस देश को बर्बाद करने। गोदी मीडिया आपका कहाँ है यार? सारा तो अडानी ने खरीद लिया, सारा तो अंबानी ने खरीद लिया। अडानी अंबानी के जो वेंचर्स हैं उनमें इन्वेस्टमेंट सारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम वालों की है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ही कंट्रोल कर रहा है यार, उनके हिसाब से आता है। आपका है ही नहीं है मीडिया। सोशल मीडिया आपका कहाँ है? आप थोड़ी चाहते हो कि फेसबुक पे जब ऐसे करो सामने क्या आना चाहिए, वो तय करते हैं आपके सामने क्या आना चाहिए। यार बात करते हो आप। सर एक्चुअली क्या है डॉक्टर साहब, ऐसे क्या है कि जो हमारी जो ग्रामीण दर्शक है, जो हमारा जो आसान भाषा समझने वाला जो दर्शक है, जब हम रोथस्चाइल्ड की बात करते हैं, वेटिकन सिटी की बात करते हैं, वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं, तो ये बड़ी बातें आमतौर पर समझ में नहीं आती। ना पुरानी वीडियो देखो, एज इट इज हो रहा है। अभी जो हो रहा है ना, हाँ, अभी समझ आ रहा है सबको कि यार तो बात ठीक कह रहा था यार। हाँ, तो अभी भी है समय। जैसे हमारी जो 35,000 एकड़ जो एक्वायर होने जा रही है हरियाणा की, ग्राम सभा बना के वो जमीन बचाई जा सकती है। बिल्कुल, आप ग्राम सभा बनाओ और उस जमीन को बचा लो। ग्राम सभा में कितने लोग चाहिए होते हैं सर? 18 साल से ऊपर का हर आदमी ग्राम सभा का मेंबर है। 18 साल से ऊपर के 70% लोग जिस चीज पर साइन कर देंगे वो कानून बन जाएगा। ये ग्राम सभा की ताकत है। और उसके लिए जो राइटिंग है वो किसी कोई फॉर्मेट है या सिंपली किसी कागज पे लिख दो। ग्राम सभा में उस दिन पंचायत सेक्रेटरी को बुलाओ, सरपंच को बुलाओ और बोलो ग्राम सभा ये तय कर रही है, तुम इस पर करके गतिविधि भेज दो, ऊपर साइन करवाओ हमारे और भेज दो। तो ये जो जितने गाँव हैं, अगर ये साइन करवा के भेज देंगे तो किसी की औकात है ही नहीं, कुछ भी नहीं। ये सबसे बड़ी पावर, कोई तंत्र नहीं है, कुछ भी नहीं है ग्राम सभा के आगे। ये सबसे बड़ी पावर बची है। आदमी के पास पावर बची यार। मैं आने वाले टाइम में आपको दिखाऊंगा, अकेला एक्सेस करके दिखाऊंगा आपको अपनी पावर, कि तुम्हारे हम 1 लाख लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट सरेंडर करने वाले हैं, नहीं चाहिए तुम्हारा, और अब हमें रोक के दिखाओ तुम सड़क पर, हम तुम्हें बताएंगे। फिर ये क्रांति आने वाली है, होगा 100%। हम इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को इतना आसानी से बंद थोड़ी ना करेंगे। मार के तो पीछा छुड़ा सकते हैं ये हमसे, हम जिंदा रहे तो इनकी जड़ें खत्म, समझो गया। अभी बांग्लादेश में जो हालात हुए थे, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है और चुनाव आयोग है, सेम वोटिंग को लेके वहां पे भी क्यों हुए थे बांग्लादेश में? जैविक खेती और प्राकृतिक खेती और पेस्टिसाइड वाली खेती से उधर शिफ्ट कर दिया और आपको क्राइसिस आ गया। ये तो आपको श्रीलंका में बता दिया। चुनाव आयुक्त को सड़क पे पीट दिया लोगों ने बांग्लादेश के अंदर, और भूखमरी और महंगाई की हालत जो है वो श्रीलंका और बांग्लादेश में आ गई। क्यों हुआ वहां पर? वो टेस्टिंग जोन है। जैसे लैब में टेस्ट ट्यूब में टेस्ट किया जाता है, ऐसे टेस्ट होते हैं कि अधिकारी किस तरह से बिहेव करते हैं, गरीब आदमी कैसे करता है, पैसे वाला कैसे करता है, पेंशन वाला कैसे करता है, नौकरी वाला कैसे करता है, खिलाड़ी कैसे करता है, नौजवान कैसे करता है, बूढ़ा कैसे करता है। और हर एक तबके के ऊपर रिसर्च की जाती है छोटे देश के अंदर, जहां से खबरें उतनी ही बाहर भेजी जाती हैं जितनी खबरें आपको मैनिपुलेट करने के लिए और आपके दिमाग में चीजों को तैयार करने के लिए और आपको मेंटली रेडी करने के लिए
जरूरी है। तो आपको बांग्लादेश के हालात से ऐसा फील होने लगेगा जैसे आपने देखा होगा कोरोना के दौरान, जो कोरोना की चीजें जब एंटर करनी थी हमारे देश के अंदर, तो ये कहा इटली में भी तो ऐसा हो रहा है, अमेरिका में भी तो ऐसा हो रहा है, ताकि आप मान लो कि ऐसा ही होता है। वहां पे भी वर्ल्ड वॉर हो रहा है यार, पूरी दुनिया में हो रहा है, तो आप मान लो कि ऐसा हो रहा है। इस तरह बांग्लादेश में हो रहा है तो मान लो कि ऐसा हमारे यहां भी होगा। ऐसा नहीं होगा, हम नहीं मानने वाले हैं भैया, हमको पता है स्क्रिप्ट के हिसाब से हो रहा है, हमको पता है गेम प्लान है। वहां पे भी जो वहां की कोर्ट थी, सुप्रीम कोर्ट थी, उसने जो आदेश दिया था वो सरकार के पक्ष में दिया था, परंतु जनता ने ये लास्ट में अपनी पावर दिखाई और ये सिद्ध कर दिया कि जनता ही सब कुछ है। सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी डाल के करोड़ों लोगों को ये बताना पड़ेगा हमें तुम पर भरोसा नहीं है। अगर हमारे देश के लोग सुप्रीम कोर्ट को चिट्ठी लिखें, हाँ, चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखना शुरू करें, बिल्कुल, तो उनको समझ में आएगा नहीं है तुम पे भरोसा, हमको पता है तुम लूट कर रहे हो, नहीं देने वाले हम ताकत अब नेता को। नेता गांव में घुसेगा, लिस्ट बनी होगी, हम अभी आने वाले टाइम में हर गांव में जब जाएंगे टीम 300 से, पूरे गांव में इतना बड़ा बोर्ड लगा होगा 20 बाय 20 से 50 बाय 50 का कि ये प्रॉब्लम्स हैं, जिसके पास इन प्रॉब्लम्स का एफिडेविट पर देने वाला सोल्यूशन होगा वो गांव में एंटर कर जाना, वरना एंट्री नहीं है। ये भी तो अभी राहुल गांधी से एफिडेविट ही मांग रहे हैं। वहां पर अभी देंगे ना, सबसे मांगेंगे, राहुल क्या मायावती क्या, सबसे ही देखेंगे कौन गांव में एंट्री करने से पहले। नेता जो अपने आप को कह रहा है और वोट मांगने के लिए आ रहा है, सोल्यूशन नहीं है तो आना नहीं, बाहर, एंट्री बैन। नेताओं की तो ऐसी, इनके तो इतने पिछवाड़े कूटेंगे लोग बाग ना, मुर्गा बनाएंगे गांव में। हम इमरजेंसी के कगार पे खड़े हैं, बिल्कुल। और जो दिल्ली में चल रहा है, वोट चोरी चल रही है, SIR जो चल रही है बिहार में, सुप्रीम कोर्ट का जो रुख देख रही है जनता, और जिस तरीके से जनता में रोष है, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को और इनकी चोरियों को लेके इनकी जो पिछली जो जीवनी रही है उसके बारे में भी कच्चे चिट्ठे जो है वो अभी जनता ने खोलने शुरू कर दिए हैं। तो लेकिन हालात जो है, जनता ने जो सोचा था, आपने जो बताया था वो एक अलग बात है, लेकिन जनता ने जो सोचा था उससे कई गुना स्पीड से हालात खराब हो गए हैं एकदम से। तो ऐसे में आप जैसे लोगों से जिन्होंने रिसर्च की है, बार बार बातचीत की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि समाज को आज कर रहे हैं हम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार अलग अलग प्लेटफॉर्म पर हम भी कोशिश करते हैं, हम भी कहते हैं लोगों को कि भाई जिनका ज़मीर जिंदा है वो लोगों तक बात लेकर के जाओ, बताओ लोगों को, बताए बिना बात बने। तो जो ये हमारी जो आज की बातचीत है सर, इसको आज तक के जो हालात हैं उसके अनुसार संक्षिप्त रखते हैं, और अभी जो आगे जो हालात चेंजेस होंगे उस पे हम दोबारा से फिर से मिलते हैं, अलग एपिसोड करते हैं, क्योंकि हालात कभी किस तरफ भी जा सकते हैं, बिल्कुल कुछ भी हो सकता है। तो शॉर्ट इंटरवल में हम दोबारा से ये पॉडकास्ट ये मिलते रहेंगे, ये करना बहुत जरूरी हो गया है। और आज जो आपने समय दिया, इतना क्लियरली बता दिया कि दाएं बाएं कुछ मत देखो, ग्राम सभा बनाओ, अपनी जमीन बचाओ, अपना टारगेट रखो, तुम्हें क्या चाहिए वो मत करो वो क्या कर रहे हैं, एंट्री बैन कर दो यार, बात खत्म। और इमरजेंसी की आप तैयारी करो, ये बिल्कुल क्लियर है। और इतना आप 2 साल का अनाज और अपना पानी, ये दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो ध्यान। डॉक्टर साहब अभी 80 घंटे का लगातार ट्रैवल करके आए हैं और सीधे यहाँ पहुंचे, तो एक इंसान जो है इतनी मेहनत कर रहा है, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। अभी हम लोग यहाँ से निकले, हम लोग यूपी, मतलब ये यूपी में इधर थे हापुड़, हापुड़ से फिर हम सीधे निकले इंदौर से फिर हम निकले भोपाल, भोपाल से हम सीहोर गए, सीहोर से हम मुंबई गए, मुंबई से फिर हम लोग सूरत गए, सूरत से फिर हम अहमदाबाद, और अहमदाबाद से अब सीधे इससे ड्राइव करते हुए ही जाना पड़ा। 3-4 डॉट्स कनेक्ट करना चाहता हूँ सर लास्ट में। अभी गुजरात फाइल्स एक बुक है, हाँ, अगर अयूब राणा की बहुत शानदार किताब है। अगर आप चाहते हो कि नरेंद्र मोदी, अमित शाह और इनके काले चिट्ठे और कारनामे, जो लड़की थी मानसी सोनी, उसके बारे में आप सुनिए, पढ़िए उसकी दंगों के बारे में पूरा जानकारी, अयूब राणा की किताब पढ़िए। सेकंड, संजीव भट्ट जैसे लोगों का साथ देना पड़ेगा, उनकी पत्नी जिस तरह से लड़ रही है वो बहुत अल्टीमेट है। संजीव भट्ट की पत्नी जो है उनकी स्टोरी आप देखिए। हाँ। सेकंड है कि जो ये बार बार आपको सुनने को मिलता है कि हमारा जो रुपया है, ये RBI जो है ये फ्रॉड है। अगर इसके बारे में आपको डिटेल में जानना है तो एक बुक है, रुपया मूल्य का मापक या शोषण का साधन, मूल्य का मापक या जिसका मैं सह लेखक हूँ, और घनश्याम वर्मा जो उसके लेखक है। आप वो पढ़िए। और सत्ता किस तरीके से काम करती है वो इसी पॉडकास्ट में डॉक्टर साहब ने अभी बताया है। बुक का नाम, अगर वो स्वदेशीहट.com से जाकर आप
परचेज कर सकते हैं। परचेज कर सकते हो। सत्ता किस तरीके से काम करती है, आपने जस्ट अभी बुक का नाम बताया था। आप जॉर्ज ऑरवेल की किताब है 1984 और एनिमल फार्म, 2 किताबें हैं। एनिमल फॉर्म। तो कोई भी अपने दिमाग में कोई जो अगर आपको डाउट आता है तो ऐसे ही कोई भी ऐसे तीर की तरह कमेंट छोड़ने की बजाय थोड़ा सा अगर रिसर्च कर लें, थोड़ी जानकारी जुटा लें तो आपका ज्ञान बेहतर जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का चेयरपर्सन था कार्ल स्क्वाब, उसकी किताब है द ग्रेट रीसेट, उसको पढ़ लीजिए। बिल गेट्स की किताब है नेक्स्ट पेंडेमिक, उसकी पढ़ लीजिए। पेंडेमिक के क्या क्या प्लान करके बैठे हैं, सब कुछ बता रखा उन्होंने किताबों में, सब लिखा हुआ है। मेरा बेटा है 2,500-3 हजार किताबें पढ़ चुका है, वो सारा षड्यंत्र मुझे बताता है कि पापा ये तो जो आप बातें बोल रहे हो तो सब इन किताबों में लिखी हुई है। वो इतनी कम उम्र में 2,500-3 हजार किताबें पढ़ चुका है। हाँ, वो तो ओशो को फेल कर जाएगा सर। आई डोंट नो, ओशो 1 लाख किताबें कहते हैं कि उसने पढ़ी थी जीवन में। बहुत आध्यात्मिक है मेरा बेटा भी, और लाइक बहुत ही कुदरत से और परमात्मा से जुड़ा हुआ एक ब्लेसिंग है मतलब मेरे लिए तो। और निडर इंडिया चैनल पर अभी उसका एक पॉडकास्ट मैंने किया था 1984। मैं इसमें भी उसका लिंक दे दूंगा दर्शकों को अगर कोई देखना चाहे। और अभी जो समय आ गया है वो लॉजिकल होने का आ गया है। आप अंधभक्ति से बाहर निकलिए, वो दौर जा चुका है दोस्तों। अंधविरोध से और अंधभक्ति से दोनों से बाहर निकलना है। आपको अपने लिए सोचना है कि आपके लिए कोई बात नहीं कर रहा है और आपके मुद्दे पर बात नहीं कर रहा है और आपकी फ्रीक्वेंसी पर बात नहीं कर रहा है, तो वो आपका शोषण कर रहा है। आपका शोषण, वही बात। उससे दूर होकर के ऐसे आदमी को ढूंढिए जो आपकी जैसी बात कर रहा है। बिल्कुल। तो आज की बातचीत को इतनी ही रखते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको आज जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वो अच्छी लगी होगी। और जैसे ही कुछ हालात पे अपडेट आती है तो नेक्स्ट एपिसोड में फिर जल्दी से मिलते हैं। आपने इतना समय दिया, आपका मैं बहुत आभारी हूँ। थैंक यू।